नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि चुनाव के नतीजे आ गए। ये सरकार तो बन ही जाएगी, शपथ भी परसों हो जाएगा, वो सब तो ठीक, लेकिन जो कहानी दूसरे खेमे में चल रही है और दूसरे परिवार में चल रही है वो तो रोज की रोज बढ़ती जा रही है और रोज नए खुलासे, नई नई बातें। तो आज मैं आपको लालू फैमिली के अंदर के जो इस झगड़े की इनसाइड स्टोरी की मैं कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत हैरान करने वाली हैं। और इसके अलावा जो कल डेवलपमेंट हुआ हम उसकी बात नहीं कर पाए। हम जब लोग डिस्कशन कल कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, तो तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी की विधायकों की बैठक शुरू हुई थी, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती, ये सब लोग गए थे। तो उसका अपडेट जो है वो नहीं आ पाया था। अब वो अपडेट मैं आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव को सबसे पहले तो विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है। कल की बैठक में वो अब अपनी पार्टी के लीडर नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन खबर यह है कि तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव इनकार कर रहे थे। कुछ वैसा ही था जैसे 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त उनको बड़ा मनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो बाकी लोगों की बात उन्होंने नहीं मानी। यहां उल्टा हुआ। यहां तेजस्वी यादव दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे कि मुझे नेता नहीं बनना है विधायक दल का, ना नुकुर कर रहे थे, लेकिन बाद में लालू यादव के कहने के बाद वो माने। लालू यादव को इंटरवीन करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं, तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है और तेजस्वी ही पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे, सारे फैसले आगे तेजस्वी करेंगे और तेजस्वी हमारी पार्टी के नेता होंगे विधानसभा में। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि तेजस्वी इंटरेस्टेड नहीं थे। लालू यादव ने कहा नहीं, तुम ही नेता बनोगे, तुम ही नेता प्रतिपक्ष बनोगे। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव को तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना पड़ा और पार्टी के नेताओं के सामने उन्होंने साफ कर दिया कि तेजस्वी बेहतर ढंग से पार्टी को चला रहे हैं। अब इसको वो बेहतर क्यों कह रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? और ये याद रखिए कि इस सबसे पहले घर में 2 रोज झगड़ा हो चुका था, जिसमें बहनों ने खुलकर आरोप लगाए, सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। उसके बाद लालू यादव ने कहा कि नहीं, तुम ही पार्टी के चेहरे हो, तुम ही पार्टी के नेता बनोगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी तुम ही पार्टी के लीडर रहोगे। तो मतलब लालू यादव ने साफ कर दिया, जो कुछ घर में हुआ हुआ अलग, लेकिन पार्टी का लीडर तेजस्वी यादव ही हैं। अब मीटिंग में पार्टी के पूर्व और नवनिर्वाचित विधायक थे, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती मौजूद थी। मीटिंग में एक तरफ तेजस्वी को नेता विधायक दल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और पार्टी मीटिंग के बाद लालू यादव, खत्म नहीं हुई थी मीटिंग, पहले ही बीच में निकल गए और पता चला कि वो मरीन ड्राइव घूमने के लिए गए, जिसको जेपी पथ कहते हैं, गंगा नदी पर जो पुल बना है, वहां वो घूमने के लिए निकल गए। मतलब लालू यादव बहुत परेशान दिखकर नजर नहीं आ रहे थे। और घर में कुछ तो ऐसा हुआ जिसमें के बाद, क्योंकि देखें ये रोहिणी निकली सबसे पहले, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि रात को बहुत झगड़ा झंझट हुआ, फिर बाकी 3 बहनें और निकली। उसके बाद घर में रह गए कौन? लालू यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। उसके बाद जो भी बात हुई हो, उसका निष्कर्ष यह है कि लालू यादव ने एक बार फिर बेटे के सर पे हाथ रख दिया कि नथिंग डूइंग, तुम ही पार्टी को चलाओगे। अब अगर इसमें किसी को कुछ संदेह था, कल एक बयान आया, इनके परिवार के खास हैं और तेजस्वी के खासम खास हैं शक्ति यादव, तो विधायक है ना शायद, तो शक्ति यादव बाहर आए। शक्ति यादव ने बाहर आकर के एक बयान दिया। उस बयान को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। अभी मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, बाहरी या अंदरूनी, किसी दबाव का कोई असर नहीं होगा। सुनिए। किसी प्रकार का पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइन परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यहाँ की जो सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है, एक मुस्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। घर या बाहर, पार्टी या घर, आंतरिक या बाहर, कोई दबाव, हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये तो वो मान रहे हैं कि कोई दबाव था,
कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने परिवार का भी जिक्र किया। उस सब के बाद वो कह रहे हैं कि लालू जी ने यह कहा कि पार्टी के अंदर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, घर के किसी व्यक्ति का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब पार्टी तेजस्वी यादव चला रहे हैं। इतने सब झगड़े और ड्रामे के बाद क्या मतलब हुआ इसका, हर्षवर्धन जी? देखिए, एक तो सबसे पहली और बड़ी बात ये कि भारतीय राजनीति में जितने भी नेता हैं वो ब्राह्मणवाद से लड़ने वाले हों, नाम के आगे उनके यादव लगा हो, नाम के आगे उनके गांधी लगा हो, नाम के आगे उनके राव लगा हो, पवार लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो मूलतः पुत्र मोह में पुरुषवादी व्यवस्था के पक्षधर है। एक बात जो सबसे जरूरी बात है, और किसी को कोई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है तेजस्वी हैं और उसके आगे मैं बात करूंगा, लेकिन मूल रूप से क्या है कि आपको लड़का ही चाहिए जो आपकी विरासत संभालेगा, वरना इसमें क्या मुश्किल थी भाई? जो लालू जी ने अर्जित किया है चाहे जैसे भी, वो तो उनकी लड़कियां भी कर सकती थी। मीसा बड़ी, रोहिणी बड़ी, नीचे जो और लोग हैं वो नहीं रुचि रखती हैं राजनीति में तो चलता है, लेकिन मीसा रोहिणी को क्यों हिस्सा नहीं मिला? तो एक तो ये मान लीजिए कि ये पुरुषवादी पुत्र मोह में डूबे लोग हैं, और इनके नाम के आगे वो जाति वाला जो लगा रहता है ना, सरनेम, वो ब्राह्मण वाला नहीं लगा है। तो पहले तो ये मूल बात। अब दूसरा क्या, लालू जी रो रहे थे, लालू जी बंधक हैं, लालू जी को धमकाया जा रहा है, लालू जी को फंसा दिया गया है, ये सब हम आप अफवाह के तौर पर कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चिंता के तौर पर कह सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने कहा, किसको पता लालू जी ने कहा ये। लेकिन लालू जी ने पब्लिकली अपना स्टैंड साफ कर दिया, और स्वाभाविक है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि अब तो यही सही है, क्योंकि क्या रोहिणी या कोई और इस विरासत को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। चुनाव हारना अपनी जगह है, इतने वोट मिले हैं, इतने लोग तेजस्वी के पीछे खड़े हैं, तेजस्वी एक मजबूत नेता के तौर पर दिखता है। अब उनको क्या क्या दुरुस्त करना, उनकी बात हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी सूची है भाई। चुनाव हारी गए तो जनता ने देख लिया, लेकिन लालू जी ने जो निर्णय लिया है वो दुरुस्त लिया है। न संजय यादव हटने जा रहे हैं, न रमीज हटने जा रहे हैं, न शक्ति यादव हटने जा रहे हैं। रोहिणी को सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए, सिंगापुर चले जाना, बिल्कुल, इसमें कोई मतलब रोहिणी कह रही थी मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मेरे माता पिता रो रहे थे। मतलब अब वो सच या झूठ जो भी हो, लालू जी ने कह दिया, जो भी हुआ वो घर की बात अलग है, पार्टी में हम नहीं किसी और को दे सकते। माता पिता बेटी रोहिणी के साथ थे, लेकिन जब पार्टी चलाने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, उन्होंने तेज प्रताप को भी तो इसीलिए निकाल बाहर किया ना। तो ये मतलब बड़ा जाहिर सा है, लेकिन मूल मुद्दा फिर वही है कि चलो पार्टी वाला तो समझ में आया। ये आपको पुत्रमोह लग रहा है, या ये उनको ये समझ में आता है कि पार्टी को लीड तेजस्वी कर सकते हैं? और नहीं, उनको पुत्रमोह हुआ इसीलिए तो तेजस्वी पर अटके, वरना पहले तो मीसा थी, तब तो तेजस्वी कहीं थे ही नहीं राजनीति में। ठीक है, तो पुत्रमोह है। आज की स्थिति में लालू जी ठीक कर रहे हैं, तेजस्वी के अलावा कोई और पार्टी नहीं चला। मैं आपसे कह रहा था कि मैं वो जो घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी कुछ बातें जो नहीं आई थी अभी तक बाहर, वो मैं आपको अब बताता हूं। लालू परिवार के अंदर जो बकौल रोहिणी यादव उन्होंने कहा चप्पल कांड हुआ, चप्पल चलाई गई मेरी ओर, उसके बारे में कुछ बातें आई हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली चुनाव के नतीजों में आरजेडी की ये इतनी बुरी हालत जो हुई, इसके बाद घर के अंदर बात सही है, रोहिणी यादव ने बात शुरू की और उनकी बहस हुई तेजस्वी यादव से। रोहिणी ने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसकी वजह से यह हुआ। अब इस दौरान तेजस्वी ने भी ये कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये रोहिणी ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता संजय यादव का, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, हमें उनको उत्तर देना है, क्योंकि वो संजय यादव का विरोध कर रहे हैं। और इस पर तेजस्वी से फिर रोहिणी की बहस शुरू हो गई, क्योंकि बताया जाता है तेजस्वी यादव संजय यादव के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। तब तेजस्वी ने रोहिणी से यह कहा कि हम तो हारे तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा श्राप हमको लग गया है। अब इस बहस में अब यह कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल उछालकर फेंकी और अपशब्द कहे। एनडीटीवी की स्टोरी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यह काम तेजस्वी यादव ने किया। अच्छा, यह भी बात आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में, मतलब तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब आई थी, तो उनको तेजस्वी ने ही बुलाया था। वो चुनाव में नहीं आ रही थी प्रचार के लिए, तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि तुम कैंपेन आओ, आप मेरे लिए आके कैंपेन कीजिए। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की, और चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी ने उनका जो अपना लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो पिछले साल लड़ी हारा गई थी, सारण, उनको ये चाहती थी कि मैं सारण में हर विधानसभा में जाकर के प्रचार करूं।
लेकिन तेजस्वी ने उनसे कहा कि आप केवल राघोपुर में प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में, अब यह भी इंपॉर्टेंट बात है, यह नहीं पता था अब तक लोगों को, 2023 में तेजस्वी ने ही रोहिणी से कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा और सारण से लड़िएगा। फिर बताया जाता है कि रोहिणी ने कहा कि लेकिन अगर पापा कहेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर लालू यादव की सहमति हुई और उसके बाद रोहिणी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, लेकिन वो लड़ना चाहती थी पाटलिपुत्र की सीट से। पाटलिपुत्र की सीट से लड़ी उनकी बड़ी बहन मीसा भारती। तो उन्होंने जब कहा कि मैं पाटलिपुत्र से लड़ना चाहती हूं तो मीसा उखड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, यहां से तो हम लड़ेंगे। तो अंत में फिर रोहिणी जो है वो सारण से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो मतलब उनको एक तो ये भी ग्रज है कि मुझे पहले आपने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस सीट से नहीं लड़ाया जहां से अच्छी संभावना थी। भाई लोकसभा चुनाव टफ ही होता है विपक्ष के लिए, मोदी जी के नाम पर जब वोट पड़ते हैं। चलिए इस वक्त भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मतलब अब से 1.5 साल पहले, रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदलने लग गई। तेजस्वी लाए इनको चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा महसूस करने लगे। और वो ये बात खुलकर कहते थे, तेजस्वी को भी और रोहिणी को भी कहते थे कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप वापस सिंगापुर चली जाइए। कई बार ऐसा रोहिणी के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि संजय यादव ने भी रोहिणी को अपमानित किया। रोहिणी के करीबी ये भी दावा करते हैं कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी पार्टी के ही कुछ लोगों ने की। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी को साथ लिया गया और यह एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी चुनाव हार गई और इसके बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले, मतलब जो उनके 2 विरोधी पार्टी के अंदर ही थे, 2 विधायक जिनकी उनसे काफी अदावत भी रही थी, वो रोहिणी चाहती थी कि इनको टिकट ना मिले विधानसभा का, लेकिन इसके बावजूद उन 2 लोगों को खासतौर पर विधानसभा का टिकट तेजस्वी यादव ने दे दिया। तो ये सारी बातें एड अप हुई। रोहिणी यादव का जो इस तरीके से मन खट्टा हुआ भाई को लेकर कह लीजिए, या संजय यादव का, या जो बाहर के लोग पार्टी में ज्यादा इन्फ्लुएंस जिनका हो गया था उनको लेकर के, और फिर होते होते जब चुनाव में नतीजा आया तो फिर वो एक उनका गुबार निकल पड़ा और उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ तुम तो कहते थे कि ये लोग चाणक्य। समीर जी। निश्चित रूप से रोहिणी को लेकर, सीट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन सारण सीट बहुत सुरक्षित सीट मानी गई थी रोहिणी के लिए। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भाई 2009 में यहाँ से मैं लोकसभा सांसद बना हूँ, हमारे परिवार की सीट रही, अपना स्ट्रांग होल्ड है। और राजू प्रताप रूडी 2014-2019 में वहाँ से जीत चुके, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और वहाँ पर हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा है, तुम वहाँ से चुनाव लड़ो। तो पाटलिपुत्र और सारण 2 सुरक्षित सीट मांगकर आरजेडी चल रही थी और इसी कारण मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया रामकृपाल यादव के खिलाफ, और सारण से राजू प्रताप रूडी के खिलाफ मीसा को दिया गया। इनकी इच्छा पाटलिपुत्र की थी, इनकी पाटलिपुत्र की ज्यादा लग रही थी, और इन्हें लग रहा था कि भाई वहां पर राजपूत वोटर भी है सारण में, और राजू प्रताप रूडी चूंकि बहुत जमीनी जुड़े हुए नेता है, उनका स्ट्रांग होल्ड है, तो वहां से उन्हें हराना मुश्किल होगा। लेकिन लालू ने कहा कि 2009 में जीता हूं, अपन वहां से जीत सकते, तो वहां से चुनाव लड़ो। पिता ने कहा तो वो सीट पर चुनाव लड़ने चली गई। अब लालू प्रसाद यादव भले ही आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो, लेकिन लालू प्रसाद के पास कोई विकल्प नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद तो वही है ना कि जिन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीतिक रूप से आगे किया, अपनी पत्नी को विधान परिषद में नेता बना दिया, बेटों को विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, एक बेटे को मंत्री बनाया, एक बेटे को राज्यसभा भेजा, फिर लोकसभा भेजा। तो लालू तो राजनीति, परिवार की राजनीति करने के आदी रहे। अब लालू को यह बात पता है कि पार्टी जिस स्टेज पर चली गई है, 25 सीटें सिर्फ जीत गए, तेजस्वी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही मैं अगर अपनी बेटी का समर्थन कर दूंगा, पारिवारिक रूप से मैं बेटी को समर्थित कर सकता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो मेरी विरासत है वह रोहिणी आचार्य नहीं संभाल सकती, वह सिर्फ तेजस्वी यादव ही संभाल सकता है। और ये 1.25 करोड़ का जो वोट मिला है, 1 करोड़ 25 लाख या 1 करोड़ 15 लाख का जो वोट, 1 करोड़ 80 लाख कह रहा था कोई, वो टोटल था। अच्छा, वो एनडीए का, वो महागठबंधन का वोट, 1 करोड़ 15 लाख। आरजेडी का 1 करोड़ 15 लाख जो वोट मिला है, और 23% का वोट बैंक है आरजेडी का। तो लालू को लगता है कि भाई तेजस्वी ही पार्टी के खेवनहार है भविष्य के लिए, भले ही मैं कितना भी बेटी को समर्थन दूं। तो मुझे लग रहा है कि मजबूरी में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी तो तेजस्वी को ही देखनी पड़ेगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ा बेटा परिवार से बाहर हो चुका है, बेटियों में इतना दम नहीं है कि वो इस पार्टी को संभाल सके। लेकिन परिवार के अंदर जो फिलहाल बेटी की नाराजगी नजरअंदाज कर दी लालू जी ने। लालू ने नजरअंदाज नहीं किए। लालू पारिवारिक मामले को लेकर बहुत परेशान है। वो ये नहीं चाहते कि वो बेसिकली इस पूरे एपिसोड में विलेन बनकर कौन निकला है।
पूरे इस एपिसोड के अंदर खलनायक तो लालू प्रसाद बने। ये कहा जा रहा है कि लालू ने अपनी बेटी की किडनी तो ले ली, लेकिन बेटी को जिस तरीके से घर से बाहर किया, बेटी को वो रोक नहीं पाए। ज्यादा कहूंगा वो असहाय दिख रहे हैं। नहीं तो असहाय आप तब नहीं जब बेटे को आप राजनीतिक रूप से विरासत दे रहे हो। कल आप बैठक में आकर कह रहे हो कि तेजस्वी संभालेगा। आप कह सकते हो ना सार्वजनिक रूप से कि बेटी घर छोड़कर नहीं जाएगी, बेटी की भी बात सुनी जाएगी। और संजय यादव के बारे में थोड़ा सा मामला फिर हम लोग रोहिणी हम थोड़ा पारिवारिक बात करने लग जाएंगे। नहीं, एक बड़े बेटे को निकाल दिया, बेटियां नाराज हो गई, बचा कौन उनके साथ? छोटा बेटा। एक बात है सर, रोहिणी आचार्य सत्ता तो नहीं मांग रही ना। रोहिणी आचार्य तो ये बोल रही है कि भाई संजय यादव से जवाबदेही ली जाए ना। संजय यादव परिवार का आदमी नहीं है, वो तेजस्वी यादव की चुनौती थोड़ी दे रही है। आप कुछ करें, एक लाइन सिर्फ ये, रोहिणी आचार्य से हम सब की जो सहानुभूति है वो इस वजह से कि एक लड़की एक बेटी का अपमान हुआ। लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स में कहेंगे तो मैं फिर कहूंगा तेजस्वी का अपहरण है, होना चाहिए। लालू यादव असहाय हैं, ये सच बात है, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है। संजय यादव का क्या, वो रमीज नेमत का क्या? अब बिहार इलेक्शन में हार के बाद आरजेडी के अंदर जो तूफान मचा है ये अब खुलेआम दिखाई दे रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी से लेकर पार्टी के और कार्यकर्ताओं के निशाने पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव है। नाम ले लेकर इनके बारे में बड़े तेज प्रताप ने बोला, रोहिणी ने बोला। और कल आप देखिए, ये बड़ा ये सामान्य बात नहीं है। आरजेडी की बैठक चल रही है, लालू यादव अंदर है और लालू यादव बाहर आते हैं, उनके सामने आरजेडी के वर्कर्स नारेबाजी करते हैं संजय यादव के खिलाफ। संजय यादव के खिलाफ नारे लालू यादव के सामने लग रहे हैं और पार्टी से उन्हें बाहर करने और उनको हरियाणा वापस भेजने की मांग की जा रही है। और लालू यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुप कराते, शांत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल बैठक में आरजेडी वर्कर्स का संजय यादव पर गुस्सा उतरा। राबड़ी देवी के घर के बाहर भी संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। आरजेडी वर्कर्स इतने नाराज थे कि संजय यादव को ही आरजेडी की हार के लिए वो जिम्मेदार मानते हैं और पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे। कार्यकर्ता अपने गुस्से में थे, कह रहे थे कि जब तक संजय यादव को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक न लालू परिवार की कलह थमेगी और ना फिर से पार्टी मजबूत हो पाएगी। एक बार ये सुनवा दीजिए सब सारा तमाशा ड्रामा। जिंदाबाद 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 संजय यादव मुर्दाबाद 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 संजय यादव हरियाणा जाओ बिहार छोड़ो। ये तेजस्वी जी कहते हैं कि गुजरात का कोई आदमी बिहार नहीं चला सकता, बिहार ही बिहार को चलाएगा। हरियाणा का संजय यादव हमारे घर पर राज कैसे कर रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? लालू जी के घर को मैंने संवारा है, हमने सींचा है। देश में घर को तोड़ने का काम जो संजय जी कर रहे हैं, हरियाणा से आकर के हम लोग का पूर्वज का जोड़ा हुआ, हम लोग का खींचा हुआ। संजय यादव राजद को बर्बाद कर दिया, लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। संजय यादव को जितना चाहते हो पार्टी से निकाला जाए और राज्यसभा के सदस्य से इस्तीफा दे। कहना है कि कैसा कंजूसी दोस्त है कि इसके चलते बाहर बात करधारी सब विवाद पैदा कर दिया। यादव डॉक्टर नहीं भागेगा तब तक जो पार्टी का कल्याण होगा। अलग मानिए लालू यादव के परिवार बच पाएगा। ये देखें, लालू यादव के घर के बाहर ये लोग कह रहे थे कि बाहरी कहते हो गुजरातियों को तो ये हरियाणा से आए वापस। वो लग रहा है लालू जी शांत करा रहे हैं। देखिए जो पीछे दिख रहा है, मैं वही ढूंढ रहा था इसमें लालू जी उस वाले में अभी जो दिखाया ना, इसके बाद वाला जो विजुअल है पीछे की तरफ, तो उसमें वो देखिए वो खड़े हुए हैं। लालू जी दिख रहे हैं? हाँ वो खड़े दिख रहे हैं, हाथ उठा के वो देखिए, वो पीछे लालू जी खड़े, वो लालू जी खड़े। तो उनके सामने सब हो रहा है ना, सामने सब कुछ। बताइए सर, ये हालत है। इमोशंस हों किसी पार्टी में, और जब देखिए दो स्थितियों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक बार पार्टी हार जाए, एक बार पार्टी जीत जाए। पार्टी हार जाती है तो सब लोग नाराज होते हैं, हार के तो सब लोगों की जिम्मेदारी दूसरे पर ही डालनी होती है। तो वो डाली गई है इसमें जिम्मेदारी की, किस तरह से किया जा रहा है। और जिम्मेदार है भी, तेजस्वी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें अलग अलग हैं। लालू यादव ने जो कल रात को किया और कहा कि तेजस्वी जी पार्टी संभालेंगे और परिवार के लोग, तो उन्होंने दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया, परिवार को और पार्टी को। ठीक है,
जो मिक्स हो गया था इस समय, बीच में घालमेल हो गया था रोहिणी को लेकर। शक्ति यादव ने बोला उसका मतलब यही है कि पार्टी अलग है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है, और लालू जी उन दोनों को अलग तरीके से संभालने की, क्योंकि लालू जी का लीडरशिप तो दोनों पर है, परिवार के भी वो मुखिया हैं, पार्टी के भी मुखिया हैं, तो वहाँ वो लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर महागठबंधन की ये हार इस तरह की नहीं होती तो ये सब आपको नहीं दिखाई देता। Obviously. तो इसमें कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। अभी जब हमने बात की, ये बात ठीक है कि लालू जी परिवार की राजनीति करते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, सबके सब लोग परिवार के वहाँ पर हैं, लेकिन लालू जी पुत्र मोह में हैं ये मुझे नहीं लगता। पुत्र मोह में तो तेज प्रताप हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, क्या उनको ये मौका मिला? मीसा 2009 में कंटेस्ट किया था लोकसभा का इलेक्शन, राबड़ी पहले मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो पुत्र मोह होता तो ये बात नहीं होती। पार्टी में चुनाव लड़ने लायक भी तो होना चाहिए था। हाँ, तो फिर छोटा, जिसकी उम्र बहुत कम है, तो फिर पुत्र मोह नहीं, तेज प्रताप तो बड़े हैं ना सर। 15 में तेजस्वी कुल जमा 25 साल के थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया था। मैं ये कह रहा हूँ, तो पुत्र तो तेज प्रताप भी थे ना उस समय, तो वो तो तय कर रहे हैं। और 2009 में हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन मीसा तो 2009 में इलेक्शन लड़ी है लोकसभा का। आपको जोड़ दूं, समझे? आप कोई भी आरोप लगा दे, लेकिन तथ्यों की बात करिए ना। 2009 में मीसा भारती ने इलेक्शन लड़ा। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ मीसा पहले इसलिए लड़ी क्योंकि मीसा बहुत बड़ी है तेजस्वी से, 12-13 साल बड़ी है। नहीं तो ठीक है ना, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते, फिर नहीं इंतजार करते रहते वो। तो पार्टी तो मीसा को पार्टी में क्या मिला? नहीं, पार्टी सबको तो नहीं मिल सकता ना। जब कह रहा हूं आप पुत्र मोह में बात करेंगे तो पुत्र, दो पुत्र हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। उन्होंने तेजस्वी को चुना क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि वो योग्य है, तो योग्य को चुनने में क्या अपराध है? और पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी संभाल रहे हैं, हार जाने से ये तो नहीं होता। हम तो कह रहे हैं बहन ने जो सवाल उठाए उस अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ? ये संजय यादव के खिलाफ लालू जी के सामने नारे लग रहे हैं, इसका क्या होगा? मुझे लगता है अब उनकी एंट्री थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उनकी भूमिका कम हो जाएगी, ये साफ साफ लग रहा है कि इस तरह से रोका जाएगा। लेकिन परिवार और पार्टी को लालू जी ने अलग अलग करने की कोशिश की। जो अप्रोच दिखाई वो पार्टी के लिए ठीक है, पार्टी के लिए ठीक है, और चुनाव हारने के बाद ऐसा सामान्य तौर पर होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत। सर क्या आपको इसका परिवार के लिए और पार्टी दोनों के लिए क्या परिणाम दिख रहे हैं? जो भी पॉलिटिकल फैमिलीज रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल फैमिली रही है, वाईएसआर रही है, पीएमके रही है, इस सब में आपने जो है फैमिलीज़ के झगड़े देखे हैं। और ये ज़्यादातर झगड़े तब होते हैं जब आप चुनाव हार जाते हैं। मैं आपको दो चीज़ें याद दिलाता हूँ। बीजेपी तो वैसे भी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन 2004 में जब चुनाव हारे थे तो प्रमोद महाजन को ब्लेम किया था। आप 2009 की याद कर लीजिए, जब शिमला में इनकी बैठक हो रही थी, चिंतन बैठक हार के बाद, तो किस तरह से जो है वो अरुण जेटली को ब्लेम कर रहे थे सारे उठ के। तो ऐसा नहीं है, ब्लेम तो किया ही जाएगा, अब हार है तो उसके लिए ब्लेम किया जाएगा। और फैमिलीज में लड़ाई जो है, 1984 याद कीजिए, वाजपेयी जी जितने बड़े लीडर को किस तरह से आपने साइडलाइन किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि परिवारों में, पॉलिटिकल फैमिलीज में अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व के लिए, मतलब पॉलिटिकल कौन आगे बढ़ाएगा पार्टी को, कौन उसका नेता होगा, इसको लेकर लड़ाइयाँ जो है बड़ी आम हमने देखी है, अभी भी देखी है, पहले भी देखी है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त, जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, कि इस वक्त जो सबसे सबल व्यक्ति दिखता है वो तेजस्वी ही दिखता है, जो आगे पार्टी को बढ़ा सकता है। क्या अच्छा, इसमें देखिए, लेकिन परिवारों में अगर एक जो परिवार टूटा और कमजोर भी हुआ, तो चूंकि हरियाणा की संजय यादव में, तो मुझे हरियाणा का वो चौटाला परिवार याद आ गया। वो भी दो फाड़ हुआ, तो वो भी दो फाड़ गया, कितना फाड़ हो गया? वो बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सौरभ जी। संजय यादव हरियाणवी यादव, हरियाणा का यादव कब से? हरियाणा का यादव तो भाजपा ही होता है। मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा, बहुत वहां चर्चा चल रही है कि संजय यादव हरियाणा में तो सारा यादव भाजपा के साथ, पूरी जो अहिरवाल बेल्ट है वहां भाजपा हारती ही नहीं। ठीक है, जाते जाते आपको यह बता दूं कि सरकार कैसे कब बन रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आरजेडी में घमासान है, वहीं एनडीए बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां कर रहा है। नई सरकार का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। आपको बता दें 20 नवंबर को यानी परसों नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये भी क्लियर है। एक सम्राट चौधरी होंगे, ये भी तय है। विजय सिन्हा दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं, संशय भी है। इतना तय है कि नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और बिहार में एनडीए को जो बहुमत मिला है, सीटों की संख्या 200 पार गई है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य स्तर पर होने जा रहा है। और कल राज्यपाल से मिले थे नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान साहब से,
और मौजूदा विधानसभा को भंग करने की उन्होंने सिफारिश की थी। हालांकि कल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि ऐसा लग रहा था कि कल वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। वजह क्या है ये पता नहीं है, लेकिन अब कल जो है उनको एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर राज्यपाल के पास जाकर के वो सरकार बनाने की पेशकश कर देंगे। तो ये था बिहार का पूरा अपडेट। अब आइए दिल्ली के सुसाइड बॉम्बिंग की बात करते हैं। इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों का आंकड़ा और बढ़ गया है। दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट करने वाला सुसाइड बॉम्बर उमर नबी, अब यह तय है कि यह सुसाइड बॉम्बिंग ही थी, क्योंकि अब उसका कबूलनामा सामने आ गया है। यह बहुत ज्यादा सनसनीखेज बात सामने आई है। यह ब्लास्ट करने से पहले इस डॉक्टर उमर उन नबी, इसने एक वीडियो बनाया साहब, और इस वीडियो में यह बता रहा है कि फिदाइन बनने की क्या सलाहियत होती है और फिदाइन बनना ये इस्लामी तौर पर कबूल है या नहीं है। मतलब इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग की जगह है, मान्यता है या नहीं है। 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है पूरा, और खुद ये बताता है उसमें। अच्छा, उसमें ऐसे भी करता है, वीडियो बनाया, फिर इसको लगा नहीं ठीक नहीं मैंने बोला, फिर दोबारा वीडियो बने। सब इसके फोन से कहीं से मिला होगा, रिट्रीव हुआ होगा। लेकिन ये तय है कि पहले जो लग रहा था कि वो ब्लास्ट एक्सीडेंटली हो गया, अनस्टेबल एक्सप्लोजिव था, अब ये लगभग तय है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग थी। ये जो कुछ भी 3 घंटा लाल किले के पार्किंग लॉट में जाकर के बिताना, पूरी दिल्ली का चक्कर काटना, ये जगह ही ढूंढ रहा था और ये किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। और फिर वो निर्देश इसको मिला, जगह इसने चुनी, वो रेड लाइट लाल किले के सामने, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने, वहां जाके इसने सुसाइड अटैक किया है। ये फिदाइन बन गया था। ये वीडियो दिल्ली धमाके से पहले घर से निकलते वक्त का है। इसमें ये बातें ये कबूल कर रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग ठीक है या नहीं है। जांच एजेंसियों को इस उम्र के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वीडियो मिले हैं। एजेंसीज को पता चला है कि इस मॉड्यूल के सदस्य आपस में मिलकर अपनी योजनाओं को मिल बैठकर फाइनल रूप देते थे, और एक सिग्नल ऐप है, उस पर ये एक एनक्रिप्टेड चैट ग्रुप में बातें करते थे। इसमें बात होती थी, फिर इनको उसी में कोई निर्देश देता था। इस ग्रुप को उमर ने ही करीब 3 महीने पहले बनाया था। इसमें कौन कौन थे? इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल था, ये सब अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर सहारनपुर वाला, मुजफ्फर राथर और मौलवी इरफान, ये सभी इस मॉड्यूल की कोर टीम थी। और वो महिला जो यूपी के रहने वाली थी, उसको हम शाहीन शाहिदा। तो ये आप सुनिए जरा, ये आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर वीडियो में खुदकुश हमले, सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में क्या बातें कर रहा था। The very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. अब ये वीडियो देखने के बाद जो है कुछ बातें दिमाग में आती है। पहले तो आपने देखा होगा, पहली बात आपने भी क्या गौर की होगी, अच्छी अंग्रेजी बोलता है। मतलब डॉक्टर था तो पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन अंग्रेजी भी अच्छी बोलता है। ये इस सेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका मतलब इसमें दीन दुनिया की इसको खबर रहती थी, पता रहता था इसको। तो एक वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल था ये। और उसके बाद बात क्या कर रहा है कि इस्लाम में ये चर्चा है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो अलाउड है या नहीं अलाउड है। फिर इसने एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया, मार्टिरडम। जो लोग मार्टिरडम चाहते हैं, शहादत चाहते हैं, उसका भी ये जिक्र कर रहा है। तो ये शहादत चाहता था, ये जन्नत जाना चाहता होगा,
इसीलिए इसने किया ये बात। तो इसके दिमाग में कब से घूम रही है ये सुसाइड बॉम्बिंग की बात। और एक बात मैं आपको और बताता हूं जो एजेंसीज के हवाले सोर्सेज से मिल रही थी, ये ग्रुप जो है ये ऐसे और लोगों को भी ढूंढ रहा था जो सुसाइड बॉम्बर बन सकें, और कम से कम एक व्यक्ति को तो इन्होंने तैयार भी कर लिया था, लेकिन वो व्यक्ति बाद में मुकर गया, वो भी हिरासत में है पुलिस की इस वक्त। उसको उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा ये काम, मरने से डर लगा उसको। लेकिन ये आदमी जब इसके साथी पकड़े गए तो इसके दिमाग में ये फितूर पहले से था, और फिर इसने जाकर बम गाड़ी में तैयार किया और फिर जाकर के ब्लास्ट किया। वो कैसे किया वो मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले विजय जी, ये भारत के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग का कोई इतिहास नहीं है। कश्मीर में हुए थे, कश्मीर की असेंबली के बाहर आप कह सकते हैं, या जो दिल्ली के पार्लियामेंट पे हुआ उसको आप, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि बम बांध के आए और फट गए, वो लड़े, हुआ था गोली चलाई और फिर मरे। राजीव गांधी को इसी तरह से मारा गया। वो पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं हाल फिलहाल में या जिहादी इस्लामी आतंकवाद में वो लिट्टे के लोग, हाँ, ये भारत के मेनलैंड इंडिया में ऐसे अटैक नहीं होते हैं। और इस्लाम में जितना मैंने समझा जाना, उसमें सुसाइड जो है वो गलत माना जाता है, हराम माना जाता है, धर्म के खिलाफ माना जाता है। इसलिए जब वो कह रहे हैं कंट्राडिक्शंस, तो कंट्राडिक्शंस का मतलब क्या है कि सुसाइड करना तो हराम है, धर्म के खिलाफ है, लेकिन जब शहादत में बदल जाए तो जो शहादत को, सुसाइड को शहादत में बदलने, जस्टिफाई करना है। और वो खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि आदमी को खुद को मरना अपना आप आसान काम नहीं है ना, और खासतौर से पढ़ा लिखा आदमी, इसीलिए शहादत के लिए, फिदाइन के लिए कम पढ़े लिखे लोगों को लेते, क्योंकि उनको दिमाग नहीं लगाना, उनको जो बता दिया गया उस पर काम करें। और वो अपने आप में भी उन कंट्राडिक्शंस को फेस कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं वो वीडियो भी बार बार कुछ ठीक कर रहा है, कुछ करेक्ट कर रहा है, और उस इम्प्रेसिव तरीके से वो नहीं बोल रहा कि ये मैसेज जो उमर कह रहा है, ये मैसेज किसी दूसरे को तो फिदाइन नहीं बना सकता, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो खुद ही कंट्राडिक्शंस में जूझ रहा है। लेकिन आपने जो ठीक कहा, आपने जो पाकिस्तान में जो जितने लोग सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं या अफगानिस्तान में करते हैं, वो सब मदरसा छाप है। हाँ। ये तो बड़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला डॉक्टर है जी। तो इसलिए थोड़ा सा उसको मुश्किल हुई है। लेकिन जब एक जिम्मेदार, और फिर ऐसा होता है ना, आप ऐसे ग्रुप में जब शामिल हो जाते हैं तो आप इस प्रेशर में आ जाते हैं कि उससे निकल ही नहीं सकते। वो ऐसा भी हो गया ना, लीड कर रहे हैं आप, धीरे धीरे पुश करते करते उस दीवार पर, मतलब पुश टू द कॉर्नर जैसे आप कहते हो, वहां पर पहुंच गया कि वहां पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और वो जो दिन भर सोच रहा है, उसको तो मैसेज मिल रहा होगा। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि ये केवल मैसेज का इंतजार कर रहा है कि कहाँ क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इससे ये बात तय हो गई कि ये सुसाइड बॉम्बर या आत्मघाती हमलावर बनने के बारे में ये मॉड्यूल तैयार था या तैयारी कर रहा था, और जब और कोई नहीं तैयार हुआ तो फिर इस आदमी ने ये काम किया। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सुसाइड बॉम्बिंग थी, और ये भारत के लिए और हमारी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, खतरनाक। अब दिल्ली ब्लास्ट की एक और मैं बात आपको, एक खुलासा और बताता हूं, और ये भी बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। डॉक्टर उमर ने, इसी आदमी ने शू बॉम्ब से दिल्ली में धमाका किया। शू बॉम्बिंग अमेरिका में एक बार हुआ था, ये तब से प्रचलित हो गया ये टर्म शू बॉम्बिंग। क्या इसने, इसके जूते में ये कुछ मेटल और एक्सप्लोसिव जो है वो पाया गया। इसने अपने जूते से बॉम्ब को एक्टिवेट किया। जांच एजेंसीज को बॉम्बिंग की साइट से कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे साबित होता है कि उमर ने दरअसल एक शू बॉम्ब तैयार किया था। फोरेंसिक जांच में विस्फोटक के ट्रेसेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले जूते और टायर से बरामद हुए हैं। इसी का जूता था। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता मिला, उसमें एक मेटल जैसी कोई चीज थी। अंदेशा है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था और इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार की पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटक होने के सबूत मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में TATP नाम के केमिकल्स जो है वो इकट्ठा कर रखे थे। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ ये TATP का मिश्रण जो है वो किया गया था, क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में कोई धमाका नहीं कर सकता, उसमें आप लेकिन फ्यूल ऑयल मिला दीजिए या कोई और केमिकल आप उसमें मिलाते हैं तो फिर वो एक बम बन जाता है, एक विस्फोटक बन जाता है। और जो गाड़ी भी मिली थी उसमें भी पहले खबर आई थी कि इसके जो पैर का एक हिस्सा है वो स्टीयरिंग और एक्सीलेटर के बीच में बचा रह गया था, बाकी तो शरीर इसका उड़ गया, वो वहां पर जो है वो बचा रह गया था। तो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस बम्बिंग को अंजाम दिया गया है, ये इसका निष्कर्ष। राव जी, ये TATP आपने जो बोला है उसको मदर ऑफ सैटर्न बोलते हैं। मदर ऑफ सैटर्न बोलते हैं, यस। तो ये शैतान की मां पहले भारत में या कश्मीर में इस्तेमाल नहीं किया गया है।
तो ये भी अजीब बात है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शू बॉम्बिंग का जो मामला है, ये 2001 में, दिसंबर 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस जो कि फ्रांस से मियामी जा रही थी, उसमें अटेम्प्ट किया गया था। वो जो है वो क्योंकि फटा नहीं था, वो फेल हो गया था। तो ये पहली बार ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि शू बॉम्बिंग जो है वो उसकी कोशिश, अगर ये तय हो जाता है या ये पता चल जाता है कि शू बॉम्बिंग के जरिए ही ये जो है ट्रिगर किया गया, तो फिर ये साफ होगा कि शू बॉम्बिंग पहली बार जो है वो यहाँ पे की गई है और बहुत खतरनाक वो है, क्योंकि बड़ा खौफनाक है ये। बिल्कुल खौफनाक है, क्योंकि और इतनी ये सारी चीजें, मतलब ये सब इसकी नो हाउ बनाना, शू बॉम्बिंग की ये जो केमिकल आपने टीएटीपी बताया, कहां से मिला होगा इनको? यही है, देखिए ये सारे जो लोग थे ये साइंस से बहुत ज़्यादा मतलब जानते थे साइंस को, इन्होंने पढ़ा होगा। और दूसरा ये भी माना जाता है कि इन्होंने इस तरह बॉम्ब बनाने के जो वीडियोस हैं, जो तरीके हैं, इनको इंटरनेट पे सर्च किया, उस तरह से भी कोशिश की। ये भी माना जाता है कि इनको ट्रेन किया। देखिए शू बॉम्बिंग जो है ना वो अलकायदा का मतलब मोडस ऑपरेंडी है। तो अलकायदा की क्या कोई ऐसी ऑफशूट है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो अमेरिका में भी अटेम्प्ट किया गया था वो अलकायदा द्वारा किया गया था। तो ये भी देखना होगा कि उनकी तरफ से कोई किसी तरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये लोग माना जाता है कि ये लोग टच में थे, अफगानिस्तान में टच में थे, ये दुबई में भी कुछ लोगों से टच में थे। तो ये माना जाता है कि इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस जो हैं वो रहे हैं। वो अदील का जो भाई है सहारनपुर वाले डॉक्टर का, वो अफगानिस्तान में ही है ना? बिल्कुल। और उसका या मुजम्मिल का, दोनों में से किसी एक का बड़ा भाई। तो इंटरनेशनल कनेक्शन रहे हैं, उन्होंने किसी तरह से इनको ट्रेन किया है। ये कभी गए हैं बाहर जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग ली है इस तरह की बॉम्ब बनाने की। बाद कई नई चीजें आई। ये टीएटीपी नाम का जो आप मदर ऑफ सेटन केमिकल बोल रहे हैं, एक्सप्लोसिव बोल रहे हैं, ये शू बॉम्बिंग का तरीका। शू बॉम्बिंग भी पहली बार हुआ है, कश्मीर में भी शू बॉम्बिंग कमिंग नहीं। और हिंदुस्तान में कश्मीर के बाहर सुसाइड अटैक, ये भी नया है। तो 3 नई चीजें इसमें आई। अब देखिए एक और ये भी बहुत ही खतरनाक चीज, दिल्ली ब्लास्ट के केस में उमर, यही आदमी जो सुसाइड बॉम्बर था, इसका एक और सहयोगी पकड़ा गया। इसका नाम है दानिश। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इससे भी पूछताछ चल रही है, ये आदमी क्या था। इससे जो खुलासे हुए हैं सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। ये हिंदुस्तान पर हमास के तरीके से हमला करना चाहता था। ये आतंकवादी ड्रोन्स और ड्रोन्स में बॉम्ब्स, आईईडीज फिट करके वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन के जरिए बॉम्बिंग करना चाहता था, उसकी तैयारी कर रहा था। ये छोटे छोटे रॉकेट बना रहा था, रॉकेट्स। ये सब हमास का तरीका है, रॉकेट से अटैक करना या ड्रोन से बॉम्बिंग का प्रयास करना। और इसके लिए ये विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जमा कर रहा था। सैकड़ों ड्रोन्स और रॉकेट्स बनाकर ये एक साथ हमला करना चाहते थे। ये इस उमर का काफी करीबी है और इसने कबूला कि भारत को हम सीरिया और गाजा बनाना चाह रहे थे और इसी के लिए हम ड्रोन्स में बॉम्ब फिट करके अटैक करना चाहते थे। छोटे छोटे रॉकेट से बाजारों में हिट करने का टारगेट हमारा था और देश के अलग अलग शहर इनके रडार पर थे और ये हमले एक जगह से बैठकर अंजाम देना चाहते थे। मतलब ब्लास्ट स्पॉट पर बिना आतंकी मूवमेंट किए सीरियल धमाकों को अंजाम देने की एक साजिश इन लोगों ने रची थी, जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल उठे। इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और ये इसको सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए उकसा रहा था, लेकिन दानिश ने खुदकुश हमलावर बनने से इनकार कर दिया। यही आदमी है जिसकी चर्चा में जो है आपसे कर रहा था। इसी ने, दानिश ने ही प्रोवाइड करवाई। सर्विस पे गिफ्ट में हमास वाले लिंक पे आता है एक बार जरा त्रिपाठी जी, जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, ये हमास कनेक्शन भी और जो मतलब ये सब कुछ पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए इसको यूं भी देखना चाहिए, 2013 के बाद से 2014 के बाद से भारत में बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जितने मॉड्यूल वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जितना मॉडस ऑपरेंडी उनकी थी, वो सब के सब पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको टैप करने में कामयाब हो रही थी। जो मूल बात अगर समझे, कश्मीर से लेकर और देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोशिश होती थी पाकिस्तान से उनको डिक्टेट करने की या बताने की, या जो जम्मू कश्मीर में ऐसे हाइडआउट्स थे, इनके सेंटर थे, या जो अलगाववादियों के नाम पे इनके केंद्र थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। जो फाइनेंशियल इनका सपोर्ट था उसको भी 2019 के बाद ध्वस्त करने में बहुत कामयाबी मिली। लेकिन ये वाला जो लाल किले के सामने ये ब्लास्ट हुआ, ये अब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए नेक्स्ट लेवल चौकन्ना रहने का ही समय है,
क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों को अब यह समझ में आने लगा, और इतनी लंबी तैयारी भी इसलिए लगी होगी कि इनको समझ में आने लगा कि भारत के भीतर अब जो सुरक्षा एजेंसियां जिस लेवल पर, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं, जो टैपिंग कर रही हैं, जो सर्विलांस कर रही हैं, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए ये नया तरीका निकाला है, खतरनाक तरीका दिखता है। और अगर ये लोग गाजा या हमास या दुनिया के दूसरे ऐसे हिस्सों में जहां रेडिकल इस्लामिक थॉट्स बहुत ज्यादा हैं और जहां ऐसा टेररिज्म है, वहां से अगर ये लोग कनेक्ट होकर वापस आ रहे हैं तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब ये उस दुनिया के लिहाज से बात करना शुरू कर रहे हैं। और जो दानिश के हवाले से खबर आ रही कि इसको सीरिया या गाजा बनाने की तैयारी थी, तो इसको आप यूं भी देखें कि कई बार ये भी होता है ना कि आप दुनिया के किसी हिस्से में वो वाला काम कमजोर पड़ा तो आप दूसरे हिस्से में उसको शिफ्ट करें। पहले जब आईएसआईएस का था तो कहा जा रहा था कि वो कश्मीर में आईएसआईएस का ही एक ऑफशूट है, वो तैयारी कर रहा है, जिसको हमारी सेनाओं ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ध्वस्त किया। तो क्या वो देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह के अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर, ऐसी जगहों पर काम कर रहा है? और अगर है तो मॉड्यूल बड़ा हो सकता है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब एक मैं आपको खबर और बताता हूं जिससे इसके इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो तार जुड़ रहे हैं। एक और चौंकाने वाला राज जो सामने आया है, धमाके के वक्त लाल किले के एरिया में जहां पर ये 3 घंटे बैठा रहा गाड़ी के अंदर, वहां पर पाकिस्तान और तुर्की से 68 कॉल्स आए, फोन कॉल। खुफिया एजेंसीज की पाकिस्तान और तुर्की से आई इन कॉल्स पर अब नजर है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह साफ हो रहा है कि धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक्स हुई, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डेटा आना या रिसीव होने की एक्टिविटी होना, यह सामान्य तौर पर नहीं होता। 68 ऐसे फोन नंबर हैं जो इस वक्त रडार पर हैं जांच एजेंसियों के। इन 68 नंबरों का कॉल रूटिंग पैटर्न, विदेशी सर्वर जंप, इंटरनेट पैकेट ट्रेस, डेटा स्पाइक, टाइमिंग, वीपीएन आधारित हॉप्स, इन सब की जांच हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि संभव है कि कार में मौजूद ट्रिगर डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से किसी ने ऑन किया हो, इसके लिए कोई प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया हो। यह तरीका कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बचने के लिए आतंकवादी संगठन जो हैं वो अपनाते हैं। और उस पूरे एरिया में उस वक्त जितने बॉम्बिंग जब हुई और उमर जब वहां बैठा था पार्किंग में, ये 1000 से ज्यादा फोन नंबर्स जो थे वो एक्टिव थे लाल किले के एरिया में और वो सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट के अंदर। फिर जांच एजेंसियों ने यह देखा, यह ढूंढा कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त या उससे पहले चंद मिनटों में उस वक्त लाल किला और पार्किंग लॉट में कितने फोन बचे थे। वो ये 68 नंबर हैं जो ब्लास्ट से जस्ट पहले थे। इन 68 नंबरों की जांच हो रही है। इसका मतलब यह भी है कि शायद पुलिस को यह शक हो कि वहां आसपास इनका कोई और साथी तो नहीं था जो कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा था और इसको पास ऑन कर रहा था, क्योंकि ये अगर वहां से आ रहा है, इतना डेटा आ रहा है तो कहां जा रहा है? या तो सिर्फ इसके फोन पे जा रहा है, नहीं तो वहां पर कोई और आदमी भी था। समीर जी, निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां इस सारे पहलुओं पर जांच करी जहां सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि इस तरीके से कोई हरकत उस समय लाल किले के पे हुई होगी। और उमर जो अब मारा गया है इस विस्फोट के अंदर, मुझे लगता है कि वो अकेला नहीं था, कोई और वहां पर था जो सारा इंस्ट्रक्शन जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की से जिस तरह के संदेश आ रहे थे वो सारा रिसीव कर रहा था और वो शायद उमर को आगे पास कर रहा था। आज ही अमित शाह जी का बयान आया है कि भाई इस बम विस्फोट में जो लोग भी शामिल हैं, उनके आका शामिल है, उन्हें पाताल से भी हम खोज कर निकालेंगे और सजा देंगे। तो एजेंसी आप सक्रिय हो गई, गृह मंत्रालय का पूरा नजर है, एनआईए पूरे इस मामले में तहकीकात कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके सारे सूत्र कि वो पाकिस्तान में शामिल थे, तुर्की शामिल था या पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट ऑपरेशन था भारत के खिलाफ, ये तमाम चीजें बाहर आएगी। लेकिन एक बड़ी बात इसके अंदर जो निकल कर देखना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को भी कि उमर जो ब्रेन वॉश कर रहा था कई लोगों का, इससे कौन से लोग हैं अभी और जो जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था और जो फिलहाल आजाद घूम रहे हैं, जिनको तैयार कर लिया गया था, वो कौन से लोग थे जिन्हें 32 कारें जो हायर की गई थी 32 जगह विस्फोट करने के लिए, तो 32 लोग तैयार किए होंगे जो कारों में विस्फोटक लेकर जाएंगे और तमाम जगह विस्फोट करेंगे। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने अभी दानिश की बात कर रहे थे ना, ये जो हमास की तरीके से रॉकेट और ड्रोन हमला चाहता था, इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें जो है इस वक्त ये जो है आप 10 दिन के लिए कस्टडी में दे दिया उसको, पटियाला हाईकोर्ट 10 दिन की कस्टडी दे दी है। अच्छा, ठीक है, तो ये दे दिया गया। आमतौर पर इनके चेहरे ढक दिए जाते हैं, जब ये होते हैं तो इनको चेहरे ढक दिए जाते हैं। सर मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको उस दिन कहां से पता लगा था कि इसमें कोई हमास का लिंक है, लेकिन आपने मुझे बताया था ब्लास्ट के जस्ट नेक्स्ट डे कि इसके अंदर देखना हमास का कोई ना कोई जिक्र होगा। वो अब इस दानिश के हवाले से आ गई बात सामने। सर मेरी तो कोई इतनी जानकारी नहीं है। मेरे एक कोई मित्र जो सिक्योरिटी और इस पर काम करते हैं खासतौर से इस तरह की एक्टिविटीज में, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी। और
तब भी मैंने पूछा था पाकिस्तान को लेकर, तो तब भी उन्होंने कहा कि भारत सरकार शायद इसलिए अभी बहुत संभल कर चल रही है कि क्या क्या लिंक्स हो सकते हैं, और जो पैटर्न है उसमें उन्होंने हमास का जिक्र किया था कि हमास का एक रेफरेंस इसमें हो सकता है। तो और हमास के लेकर एक्टिविटीज जो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से, जब आप यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। तो दोनों बातें वहाँ पर हो सकती है। टीएटीपी के बारे में और बोलना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक वो है। एक तो टीएटीपी ये जो है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, तो ये वैसे भी जो कन्वेंशनल सिस्टम है एक्सप्लोजिव्स को जांचने का, उससे निकल जाता है। और दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, पकड़ में नहीं आता, और थोड़ा अनस्टेबल भी है, थोड़े से फ्रिक्शन से उड़ जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब वो 3 घंटे पार्किंग में बैठा हुआ है तो वो मैसेज का इंतजार कर रहा था या मैसेज उसको मिल रहे थे, उसके बिना ये नहीं हो रहा था। रेफरेंस बार-बार आ रहा है। देखिए तुर्की को लेकर तो आप सर अभी इतने दिन से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तुर्की को लेकर तो बहुत सारी चर्चा हिंदुस्तान के रेफरेंस में, ट्रंप के रेफरेंस में, पाकिस्तान के रेफरेंस में हो ही चुकी है। और भारत और तुर्की के संबंधों में जो एक टेंशन बढ़ा है वो बहुत सारे कारण होते होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज केवल घटना होती है तभी नहीं ना, वो टैप करते रहते हैं। और एक और मैं बताऊं, अभी ये 2001 की घटना राहुल जी ने बताई कि ये हुई थी वहाँ पर मियामी का बॉम्बिंग, फ्रांस से था, पेरिस से था, वो पेरिस से वहाँ जा रहा था। लेकिन एक और मैं इंटेलिजेंस की खबर देख रहा था कि 2009 में हो सकता है वो भी ऐसा हो जाए, वो PTN है जो अंडरवियर बॉम्बर माना गया, तो उसको अंडरवियर बॉम्बर भी था, राइट। उमर फारूक, तो उमर फारूक जो है वो अंडरवियर बॉम्बर के तौर पे वो उसने भी फ्लाइट में नॉर्थ वेस्ट की फ्लाइट थी जो एम्स्टर्डम से जा रही थी, तो एम्स्टर्डम से जो फ्लाइट जा रही थी उसमें ये जो 2001 का जिक्र हम कर रहे हैं वो तो फेल हो गया था। रिचर्ड हीट का जो प्लान था पूरा वो फेल हो गया था उसको, क्योंकि वो जो प्लेन में क्रू मेंबर थे उन्होंने उसको, हालांकि इसका जो शू बॉम्बिंग वाला मामला मैं बहुत ज्यादा तो टेक्निकली नहीं मैं जानता हूं, लेकिन वो शायद ट्रिगर जैसा कुछ इसके जूते में था, उसकी क्योंकि एक्सप्लोजिव तो गाड़ी में भरा हुआ था, वो कुछ डेटोनेट करने का यंत्र या डिवाइस या डिवाइस होगा, क्योंकि जब वो ड्राइव कर रहा है और उसको पता है कि ड्राइव करते हुए ब्लास्ट हुआ है, हाँ, तो चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तो वो शू पर होगा जो शू सर, ये तो बहुत ही ज्यादा और ये बहुत खतरनाक चीज है, मतलब खतरनाक है ये। इसका मतलब अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, नए नए तौर तरीके सीखने के, और दुनिया भर के ऐसे आतंकवादी जो है ना हमारी टेक्नोलॉजी से, सिक्योरिटी एजेंसी से आगे चल रहे हैं। आतंकवादी जितने दुनिया भर के जिक्र हो रहा है, हमास के लोग और अलकायदा के और जो भी ये सब, इसका मतलब ये इन सब का कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस की बात है, दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर दानिश जो है, और एक इंटरनेशनल नो हाउ जो है दानिश ने प्रोवाइड की थी इन सब, ये जिसको अभी रिजायत रखो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, इसका चेहरा ढका नहीं है, बहुत अच्छा किया, चेहरा नहीं ढका इसका, नहीं चेहरा खुला रखा है, खुला है, चेहरा तो ढकते ही होता है, एक लीगल प्रोसेस की बात है। चलें, ये लेकिन बड़ी खतरनाक जानकारियां हैं जो आ रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये धीरे धीरे सारी बातें इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता भी चल रही हैं, और हमारा जो कोई भी सुरक्षा तंत्र, हमारा भी कैपेबल सुरक्षा तंत्र है, वो इन सब चीज़ों से सीखता है, तो आगे के लिए और चौकन्ना हो जाता है। हमारे पड़ोस में इन दिनों बहुत उथल पुथल है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर नेपाल में कुछ हुआ, और बांग्लादेश एक बार फिर से जलने लगा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से सड़कों पर आगजनी, पत्थरबाजी, सब कुछ हो रहा है। देखिए तस्वीरें, गाड़ियों में, मकानों में, दुकानों में तोड़ फोड़, आग लगाई जा रही है, बसें फूंकी जा रही हैं, सब कुछ जैसा पिछले साल हुआ था वहीं का वहीं पहुंच गया इस बार बांग्लादेश। फर्क सिर्फ इतना है, पहले शेख हसीना को हटाने के लिए ये सब हो रहा था, आज शेख हसीना को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तस्वीरें वैसी ही और गदर भी बिल्कुल पिछले साल जैसा ही, बस तारीख और साल बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं और जंग जैसे हालात हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सेना को अब उतार दिया है शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, और उनको देखते ही गोली मारने के ऑर्डर भी दिए हैं कि अगर ये उपद्रवी ज़्यादा हंगामा करें या आगजनी करें तो गोली भी चलाएं। लेकिन प्रदर्शन अब भी नहीं थम रहा है। ढाका से लेकर चटगांव तक भारी हिंसा हो रही है। शेख हसीना के समर्थक बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि वहाँ के इस सो कॉल्ड इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मृत्यु दंड की सजा दी है। अगस्त 2024 के अंदर जो वहां पर प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद शेख हसीना को भारत भाग करके आना पड़ा था, और उसके बाद वहां पर एक ये अदालत बनाई गई और उन पर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के खिलाफ हिंसा अपराध करने का आरोप जो है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है अपराध करने का आरोप सिद्ध हुआ है, और उनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई।
अब जैसे ये सजा का ऐलान हुआ वैसे ही बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी और कहा कि शेख हसीना आपके यहाँ है, वो हमारी दोषी है, हमारी मुजरिम है और उसको आप हमारे सुपुर्द कीजिए क्योंकि हमारी और आपकी प्रत्यर्पण संधि भी है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है। ठीक बात है, बांग्लादेश की और भारत की प्रत्यर्पण संधि है। सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने इसका जवाब दिया है। एक्चुअली भारत सरकार ने तो जो पहले ही ये फैसला आया था उसके बाद ही उन्होंने एक जवाब दे दिया था। उसके बाद ये उन्होंने शेख हसीना को सौंपने का अलग से चिट्ठी लिखी है बांग्लादेश ने। अभी उसका उत्तर नहीं दिया भारत ने। भारत ने कहा है कि हम बांग्लादेश में शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर हम सारे स्टेक होल्डर्स से बात करें। अब इसमें एक टेक्निकल बात है। सवाल यह है कि भारत क्या शेख हसीना को बांग्लादेश के सुपुर्द करने के लिए बाध्य है क्योंकि हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके साथ, हमारी उसके साथ प्रत्यर्पण संधि जरूर है, लेकिन भारत के सामने शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि उसी ट्रीटी में ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके तहत भारत शेख हसीना को सौंपने से मना कर सकता है। पूर्व राजनयिक हैं पिनाक चक्रवर्ती, वो बता रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद क्यों शेख हसीना भारत में रह सकती हैं और भारत बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है। जरूरी नहीं बांग्लादेश गवर्नमेंट बांग्लादेश की सरकार जो कि अंतरिम सरकार है और कई लोग इसे असंवैधानिक मानते हैं, अगर वो भारत सरकार से प्रत्यर्पण की अपील औपचारिक तौर से कर रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इस ट्रीटी में कई अपवाद भी हैं जैसे राजनीतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों और सबको पता है कि शेख हसीना पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और फैसला भी बदले का हिस्सा लगता है। ये हमारी जो ट्रीटी हुई थी इनके साथ वो 2013 में हुई थी, फिर 2016 में उसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ था। अब इसमें जो क्लॉज है, क्यों हम अगर भारत ना भेजना चाहे, सरकार क्या सोच रही होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर भारत को नहीं भेजना है शेख हसीना को तो उसमें क्या क्लॉजेज हैं। दरअसल एक देश दूसरे देश के प्रत्यर्पण प्रस्ताव को मानने को तब बाध्य होता है जब उसके यहाँ भी वही अपराध दंडनीय हो, मतलब जो अपराध उनके यहाँ पर माना गया इनके ऊपर, हमारे यहाँ पर अभी अगर उस अपराध की कोई वही सजा है तो हमको उसको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर अपराध राजनीतिक हो या राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हों तो प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। तो ये एक वजह है जिससे भारत जो है ये कह के इनकार कर सकता है कि बहुत सारी बातें हैं कि आनंद आपने एक गैर चुनी हुई सरकार ने ये कोर्ट बनाया और उसके अंदर 1.5 साल में आपने सारे मामलों की सुनवाई भी कर डाली और शेख हसीना को दोषी भी मान लिया। तो अब आप तो ये जांच जो है फेयर भारत अगर ना माने तो नहीं भेजेगा। सर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपने बहुत से अच्छे से सारी बातों का जिक्र किया। एक तो ये है कि कोई इमीडिएट हरी नहीं है कि आपने कल जब भेजा डिमांड किया है और आप उस पर तुरंत रिएक्ट करें। पहले तो वो भारत सरकार ही कह सकती है कि आप इस पर थोड़ा डिटेल में इस पर बात करें कि क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों करना है। दूसरा, जो आपके पास पॉलिटिकल लीडर हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर रही हैं फॉर्मर, तो वो उनको पॉलिटिकल कारणों के, भाई पॉलिटिकल वेंडेटा से ऐसा किया गया है, इसको आप ठीक से बताएं कि क्या किया गया है। और मान लीजिए इस सब के बाद भी ऐसा दबाव बनता हो कि करना ही पड़े तो वो उनको असाइलम भी दे सकती है गवर्नमेंट। तो जब असाइलम दे देगी तो अभी असाइलम नहीं है, अभी केवल रुके हुई है यहाँ पर। अच्छा हाँ, उस तरह से असाइलम उनको नहीं दिया गया सरकारी तौर पर। तो यदि भारत सरकार चाहेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हो सकता है। भारत सरकार तो किसी सूरत में इनको वहां वापस नहीं भेजना चाहेगी ना, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत सरकार के जो संबंध है और भारत के रिश्ते, सरकार की बात नहीं है, भारत के साथ जो रिश्ते रहे हैं शेख हसीना के, मुझे नहीं लगता कि भारत उनको भेजने वाला है। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, भारत जो है वो ये कहेगा कि हमें एज 2 नेशंस के तौर पर हमें आपस में बैठ के इस पर बात करनी चाहिए, जो डिप्लोमेटिक वे होता है। और दूसरा, देखिए, इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 है, उसके अंतर्गत सेक्शन 29 ये कहता है, जो आपने बात कही, कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है भारत को ये, तो वो मना कर सकता है साफ तौर पर, ये उस एक्ट का पार्ट है। और दूसरा, अगर उन्हें ये लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है तो भी वो मना कर सकता है। हमारे पास ग्राउंड्स हैं मना करने, हमारे पास ग्राउंड्स हैं और हमारे एक्ट में जो इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 लेकिन फिर पाकिस्तान बिलबिलाएगा, फिर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेगा। देखिए, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, नहीं बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी है, ये बात तो कोई मतलब मिटा नहीं सकता है और उसके साथ अच्छे रिश्ते हम चाहेंगे, ये भी बात है। लेकिन इस मामले में भारत जो है वो ये सारे क्लॉजेस को आगे रख सकता है और ये भी कह सकता है कि हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, जो कि कभी तक शेख हसीना बहुत लंबा चल सकता है। पार्टी की तरफ से भी वहां पर
पिटीशन की जा सकती है, उस पर क्या हियरिंग होती है, बहुत सारी चीजें। सर वो तो उनके पार्टी के लोग तो सड़कों पर उतर आए, वो तस्वीरें दिखाते नहीं है लगातार, जो वो आगजनी वहां हो रही है। लीगल ऑप्शंस को भी वो लीगल ऑप्शन इसलिए कम है क्योंकि अब शेख हसीना खुद को जाना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसको खुद को ये इसमें क्लॉज लगा दिया है, जा नहीं सकती वहां पर। ये इसमें देखिए ये भी क्या है शरारत, क्लॉज लगा दिया कि शेख आप किसी भी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे ना, तो ये अपने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकती हैं, ये और होम मिनिस्टर दोनों पुराने होम मिनिस्टर ये भारत में, लेकिन उसके लिए इनको फिजिकली बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तो संभव नहीं है शेख हसीना। अरे मार डालेंगे इनको लोग, बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे, एयरपोर्ट पर उतरते अरेस्ट कर लेंगे। तो अब शेख हसीना के लिए बांग्लादेश जाना संभव नहीं है। अब एक ही चांस बचा है कि अवामी लीग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करे, किसी भी तरीके से चुनाव लड़े, जो बैन लगा हुआ है, नई पार्टी बनाए, नया नेतृत्व खड़ा करे, चुनाव लड़े और सत्ता पर आने के बाद जो इस तरीके से पूरे मामले को खत्म किया जाए। फिलहाल इसके अलावा कोई विकल्प शेख हसीना के पास बचा नहीं है, अवामी लीग के पास चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है नई पार्टी बनाकर। अब आपको ये भी बता दूं सर, इसी से जुड़ा एक अपडेट है, फिर मैं आ जाता हूं। शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों दी गई? एक्चुअली शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के हीरो हैं, बंगबंधु कहा जाता था उन्हें, वो ना होते तो बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद नहीं हो पाता। बांग्लादेश के अलग होने की टीस आज भी आतंकिस्तान मतलब पाकिस्तान को है, और यही वजह है कि शेख हसीना को पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों के आंदोलन के जरिए देश से भागने को मजबूर करना किया गया, और अब उनके परिवार की हर निशानी बांग्लादेश से मिटाई जा रही है। अरे ये लोग प्रदर्शनकारी जो थे, उनकी पार्टी के नहीं दूसरे वाले, ये कल शेख मुजीब के पैतृक घर के बाहर पहुंच गए बुलडोजर लेकर के, मतलब उनके पिता से जुड़े, शेख मुजीब से जुड़े सारे प्रतीक ही हटा देना चाहते हैं, सारी निशानियां मिटा देना चाहते हैं, और ये सब साजिश पाकिस्तान की है कि बांग्लादेश की ही अब जो नई जनरेशन है उसी को, ये आने वाली पुश्तों को ये याद ही ना रहे कि पाकिस्तान ने क्या क्या अत्याचार किए थे, कैसे आजादी मिली थी बांग्लादेश को, कितनी लाखों महिलाओं के साथ तो बलात्कार किया था पाकिस्तान की फौज ने, हजारों लाखों लोग मार डाले थे। शेख मुजीब उसके नायक हैं। आज शेख मुजीब को विलन बना दिया जा रहा है। शेख मुजीब की मूर्ति लगी हुई है, उसको मूर्ति को गिरा करके तोड़ दिया जा रहा है, उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर के ये लोग जो हैं वो चले गए हैं। ये सब पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि क्या हो गया बांग्लादेश के लोगों को कि वो उस देश के चंगुल में एक बार फिर जा रहे हैं जिसने जेनोसाइड किया, उनकी मां बहनों की इज्जतें लूटी, जिसकी वजह से ये देश बना, और अब आप उसी देश, अब आप वो सारी अपनी फ्रीडम स्ट्रगल मिटा देना चाहते हो और उसी देश के प्रोपेगेंडा में आ रहे हो। वही जमाते इस्लामी, वही आईएसआई, वही एक्टिव हो गए एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर। त्रिपाठी जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि शेख हसीना अभी कहीं गई नहीं है, ये बार बार हम दोहरा रहे हैं और दोहराना ही पड़ेगा। भारत ने इस मसले पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है अपने संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, बड़ी साफ सी बात है, जो बांग्लादेश में हुआ था वो साजिश के तहत शेख हसीना की सत्ता उखाड़ी गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, वो जान बचाकर भागी हैं। जो नया एक एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, केयर टेकर गवर्नमेंट कह लीजिए, वो जस्टिस देते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जो आर्टिकल 8 या उसमें उसी में है जो 2016 में प्रत्यर्पण वाला किया गया, उसी में साफ साफ है कि अगर हमें लगेगा कि उस देश में न्याय मिलने की स्थिति नहीं है तो हम उसको नहीं भेजेंगे। क्योंकि ये हम कैसे कह सकते हैं कि आप जाइए और वहां पे आपको लोग मार डालेंगे, ये हम नहीं कह सकते। भारत का तो सिद्धांत है। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, जो लोग ये मुजीबुर रहमान की निशानियां मिटा रहे हैं उनका डर समझिए आप। ये पाकिस्तान से, आईएसआई से, जमात के लोग, कट्टरपंथी लोग, इनको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों के रहने का मतलब यह है कि वो जो पाकिस्तान के पंजाब वालों ने जिस तरह के अत्याचार किए थे उसकी कहानियां रोज याद आएंगी। उनको पता चलेगा कि बांग्लादेश आखिर क्यों बनना पड़ा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई समानता नहीं, एकदम कोई समानता नहीं है। इस बात को वो बार बार पता चलता रहेगा। इसीलिए उन मूर्तियों को तोड़ना, और वो तो मतलब बहुत ही घृणास्पद कार्य किया था जिस वक्त उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी और जाने क्या क्या कर दिया था। मुझे लगता है कि जो अभी बांग्लादेश की पार्टी है वो वहां रिएक्ट करेगी, रिवोल्ट करेगी और आपको रेवोल्यूशन फिर से होता हुआ दिखेगा। और यंगस्टर जो हैं बांग्लादेश के, उनको याद रखना चाहिए इस मौजूदा सरकार के खिलाफ एक और रिवोल्ट होगा। बिल्कुल यंगस्टर्स को याद रखना चाहिए 1971 में जो ढाका यूनिवर्सिटी में मैसेकर किया था पाकिस्तान, फौज ने घुस के मार डाला, सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स को मार दिया। अजीब बात है। अपना अपना इतिहास तो याद रखो। खैर, पाकिस्तान दूसरे देशों में तो जो भी कराना चाहे वो कोशिश करता रहता है, अपने देश में भी ये साजिशें रचता रहता है।
अब यह बात अलग है कि खुद वो इसी आग में जल भी रहा है। अब आसिम मुनीर को ताहयात, मतलब जब तक जीवित है तब तक ताकत देने वाला फैसला करना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इस्तीफा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है, वो सड़कों पर उतर आए हैं। और याद रखिए, मुझे साल ठीक से याद नहीं है, परवेज मुशर्रफ भी इतना ही ताकतवर डिक्टेटर था, आर्मी का चीफ, उसके बाद 9 साल 10 साल फिर राष्ट्रपति बना था। उसने भी जुडिशरी के खिलाफ ही फैसला किया था। उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उसको इफ्तिखार चौधरी को हटाने की उसने कोशिश की थी। सारे वकीलों ने सड़कों पे उतरकर पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था, भागना पड़ा था। उसके बाद वहीं से डाउनफॉल शुरू हो गया था उसका, मुशर्रफ का। और आज फिर वही दिखाई दे रहा है, वकील सड़कों पर हैं, क्योंकि ये सारा हमला जुडिशरी पर है। जुडिशरी को बिल्कुल इन्होंने तो, सरकार जुडिशरी चलाएगी एक तरीके से। और इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया कि यही मौका है, फिर से सड़कों पे आओ। मुनीर को जो ताकत दी गई है वो पाकिस्तान के संविधान के साथ दरअसल एक बहुत ही क्रूर मजाक है। मुनीर अब जिंदगी भर वर्दी में रहेगा, पर जब तक, अभी 5 साल तो कम से कम जब तक वो CDF रहेगा, उसके पास परमाणु बटन भी रहेगा। अब उसे ना राष्ट्रपति हटा सकता है, ना उसको राष्ट्रपति जो है वो हटा पाएंगे, और ना ही उसको बिना पार्लियामेंट के मंजूरी के उसको हटाया जा सकता है। मतलब मुनीर को पूरी ताकत है और पाकिस्तान इस आग में जल रहा है। अब आप सुनिए जरा। अच्छा हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, मुनीर ने जॉर्डन के राजा के सामने, जॉर्डन के राजा पाकिस्तान गए हैं, खूब शेखी बघारी। क्या कहा उसने? अरे उसने कहा कि पाकिस्तान का जो सैनिक है, मुसलमान सैनिक है, अरे वो तो मिट्टी भी फेंक दे तो मिसाइल बन जाती है। फिर उसने कहा कि हम अल्लाह की फौज हैं। ये वो सारी बातें उनको इंप्रेस करने के लिए कर रहा था, जॉर्डन के राजा को। जॉर्डन के राजा को क्यों आप कहेंगे? क्योंकि जॉर्डन के राजा को माना जाता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, मतलब लीनेज वहाँ से, उनकी ब्लड लाइन जो है वहाँ से आ रही है। लेकिन हम अल्लाह की फौज हैं। वो ये चाहता है कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का जलवा हो, और पाकिस्तान मतलब उसका जो पहलवान माना जाए, ताकतवर देश सीना वाला, वो पाकिस्तान माना जाए। लेकिन जो विरोध हो रहा है उनकी बात सुनिए। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके, तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की जरूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। अदलिया की जरूरत गरीब को है, अदलिया की जरूरत हमारे नाबीना भाइयों को है, अदलिया की जरूरत आपको है, अदलिया की जरूरत मुझे है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लियामान में लड़ेंगे। सर, आपको लगता है ये जो हम मुशर्रफ और उस वक्त जुडिशरी के साथ टकराव के बाद उसका डाउनफॉल हुआ था, वैसा कोई मोमेंट देख रहे हैं या नहीं? बिल्कुल वैसा ही है। मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं जनरल इफ्तिकार, वो जस्टिस जो थे CJI इफ्तिकार चौधरी साहब से मिला था, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। अच्छा। उनके घर पर मैं किसी व्यवस्था से मिलने चला गया था। अच्छा। उनके साथ बातचीत हुई थी, वो इंटरव्यू मतलब एक तरह से इस्लामाबाद में। अच्छा। और ये उसी समय की बात है, और परवेज को उसी वजह से इतनी नाराज़गी झेलनी पड़ी कि छोड़ना पड़ा, और ये भी वहाँ पर ही पहुँच रहा है, इसलिए मुझे वो याद आ रहा। हालांकि मुझे लगा आपकी ग्रामर तो ठीक है, आपने बोला कि वो पाकिस्तान की मिट्टी में ताकत है जो मिसाइल बनाए, मुझे लगा कि ये बोल रहे हैं वहाँ तो मिसाइल ही मिट्टी हो जाती है। नहीं, वो जॉर्डन के राजा के सामने बताना था कि मुसलमान करना, हम की मुसलमान आर्मी है हमारी, वैसे ही मुसलमान को लेकर, उसको इस्लाम को लेकर उनकी ज़्यादा ताकत है। लेकिन ये एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं, और हम पहले दिन से बात ये कह रहा हूँ कि केवल संविधान में जगह कागज़ पर लिख देने से कि भाई आप ताहयात ताज के साथ रहेंगे, वो नहीं चलता है। जो कौमें हैं ना, वो भी एक लड़ाई लड़ती हैं, और उसके साथ किया था संविधान में चेंज, तो वो भी भुगतना पड़ा उसको तुरंत। सारी दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि उसको हो सकता है, और यही उनके लिए ऐसा। देखिए उसने बोला क्या, मैं मुनीर के एग्जैक्ट शब्द आपको बताता हूं। उसने कहा जॉर्डन के राजा के सामने कि उसने ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है वो जिक्र किया, और उसने कहा कि अल्लाह ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी दी, और फिर कहा कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है, और मैं तो अपना
फ़र्ज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही निभाता हूँ। ये आसिम मुनीर ने बातें बताई हैं। ये नहीं बताया कि मेरे 13 एयरबेस पे आकर के ब्रह्मोस मिसाइल गिर गई थी, उस वक्त क्या हुआ। कोई बंद करके नहीं रहते हैं जॉर्डन वालों को भी पता होगा। लेकिन इधर वहां उधर वो शेखी बगार रहा है, इधर क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर में धूल चाटने वाला मुनीर मिट्टी से मिसाइल बनाने की डींगे हाँक रहा है, लेकिन भारत के आर्मी चीफ का बयान भी उसने सुन लिया होगा। भारत के आर्मी चीफ ने मुनीर की इस फेल्ड आर्मी के लिए क्या क्या कहा। पाकिस्तान के लिए अगला लेसन तैयार है। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ये तो ट्रेलर था। उन्होंने कहा 88 मिनट का 88 घंटे का ट्रेलर दिखाया था हमने इनको, और पाकिस्तान अगर हमें फिर से मौका देगा तो हम उसे फिर सबक सिखाएंगे और हम इस बार पूरी फिल्म रिलीज करेंगे। इधर इंडियन आर्मी के शौर्य से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि इस साल अब तक भारतीय सेना के जहाजों ने 225 पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। ये बीएसएफ ने किया है। बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल के हवाले से ये बताया गया है कि ये ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ऐसे 225 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए। आर्मी चीफ की बात आप सुनिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करें। अवामी चीफ कह रहे हैं अभी 88 घंटे का ट्रेलर दिखाया था, ये फिर कुछ हरकत करेगा तो पूरी फिल्म दिखा देंगे इसको आगे। लेकिन जिन्होंने कहा हर्षवर्धन जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा कि भाई अगली जंग होगी, लोग पूछते हैं जंग कितने दिन की होगी। अभी 88 घंटे 4 दिन की हुई, 4 हफ्ते की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है। उन्होंने तो कहा 4 साल की भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या आप 4 साल की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? जब भारत का आर्मी चीफ खुद ये सवाल उठा रहा है तो इसका मतलब ही है कि हाँ हम तैयार हैं। क्या पाकिस्तान लड़ सकता है? पाकिस्तान 4 दिन के बाद कितने दिन लड़ पाता, इस पर ही कितनी रिपोर्टें छप चुकी हैं त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, इसमें तो जरा सा संदेह नहीं है, ईश्वर करे युद्ध न हो, लेकिन जिस तरह की नापाक हरकत ये एक आतंकवादी जाहिल मुल्क करता रहता है तो उसमें आशंका हमेशा बनी रहती है। एक बात मैं बार बार कहता हूं और फिर से दोहरा रहा हूं, मुशर्रफ जैसी ताकत अभी असीम मुनीर की नहीं है। असीम मुनीर सरकमस्टेंशियल स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं, यानी घटना ऐसी चल रही है, ट्रंप जैसा आदमी आ गया। अगर ट्रंप जैसा व्यक्ति नहीं होता जो अनप्रिडिक्टेबल है, अनस्टेबल है, उसको लगता है कि तुरंत अभी ये करना है तो अभी किसी को कर लो, इसलिए ये स्थिति नहीं बनती, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान के भीतर ऐसा, ठीक है हम कह सकते हैं कि वहां कोई नेता नहीं होता, लेकिन फिर भी शहबाज जैसा नेता, बेनजीर भुट्टो जैसा नेता वहां होते रहे। अब शहबाज शरीफ जिस तरह का नेता है और नवाज शरीफ जिस तरह के नेता थे, जरा दोनों का फर्क समझिए। शहबाज शरीफ को लगता है कि बस चलता रहे किसी तरह से, तो वो उनसे ताकत हासिल। परवेज मुशर्रफ ने ताकत हासिल की, खुद राष्ट्रपति बन गए। तो मुझे लगता है कि जब हम तुलना कर रहे हैं तो परवेज मुशर्रफ वो ज्यादा बड़ी ताकत है। परवेज मुशर्रफ ने सीधे भारत पर हमला बोल दिया था जो करगिल हुआ था, तो इन परिस्थितियों के लिहाज से वो ताकतवर ज्यादा था। मेरा इस पे क्या मतलब, मुझे जो लॉजिक लगता है, क्यों मैं मानता हूं ये ताकतवर है। परवेज मुशर्रफ ने तो सीधा सीधा किया, हटाया, पदस्थ किया प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बन गया और राष्ट्रपति बनने के बाद उसको आर्मी चीफ का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि आर्मी के अंदर से भी आवाज उठने लगी थी, भाई हमारा भी नंबर कब आएगा। उसको आर्मी चीफ छोड़ना पड़ा था पद। इस आदमी ने तो ये हाइब्रिड तरीका निकाला है ना, खुद को फील्ड मार्शल भी बनवा लिया, ताउम्र के लिए बनवा लिया, आर्मी चीफ, भाई ये में भी चेंज कर कॉन्स्टिट्यूशन बदल के सारी सेनाओं का मुखिया बन गया। ये तो मुशर्रफ ने भी नहीं किया था। इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वहां तो राष्ट्रपति के तौर पर सारी शक्तियां उनके पास खुद ही निहित हो गई थी। तब तो उस वक्त आर्मी चीफ की ताकत बहुत कम थी। तो ठीक है, आज के संदर्भ में कहते हैं, लेकिन क्या असीम मुनीर कुछ करने की स्थिति में है ऐसा? उसकी सेना लगातार पिटती जा रही है। हम लोगों ने एक दिन और डिबेट की थी कि 1971 के बाद सबसे ज्यादा पिटने वाला, सबसे ज्यादा अपनी सेना को मरवाने वाला अगर कोई है
तो वो असीम मुनीर है। मुझे लगता है ये भी पाकिस्तान के लोगों को बार बार सुनना चाहिए कि अभी कितने और पाकिस्तानियों की जान ये तुम्हारा फील्ड मार्शल लेने वाला है। मैं जल्दी से आपको सर एक खबर और बता के आता हूं। मैं कई मोर्चों पर घिरा हुआ पाकिस्तान, भारत के सामने तो कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। वहां इसको टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीएलपी लब्बैक वाले जो हैं, बीएलए बलोच वाले सब मिलके पीट रहे हैं और मुनीर की सेना जान बचाने के लिए भाग रही है। अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर ने तो एक ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कहां फंस गए यार। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट लाइन है, ये इसकी ड्यूरेंट लाइन की रट ना लगाए पाकिस्तान, ये इमेजिनरी लाइन है। ये कौन कह रहा है? अफगानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फिर आगे उन्होंने कहा कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इस लाइन के दूसरी तरफ की जमीन भी अफगानिस्तान की होगी। दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान की नाक में दम करके रखे हुए है और पाकिस्तान ने सोचा था ट्रेड बंद कर देंगे, अफगानिस्तान परेशान हो जाएगा। उल्टा हो गया, अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया। इन्होंने गेट खोल दिए, उन्होंने कहा अब तुमसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। फल सब्जियां, इनके दाम जो हैं आसमान को इस वक्त जो हैं वो छू रहे हैं। और उसने जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही है राहुल जी। उन्होंने ये कहा कि अरे तुम अभी हमने सोवियत को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया, तुम कौन हो? फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे लड़के तो हमारे मतलब वो तो पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं, तुम तो तैयार करते हो लोगों को लड़ने के लिए, हमारा तो पैदाइशी लड़ाका होता है। और उसने जिंदगी भर यही किया है। वो तो बोर हो रहा होगा अभी कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही। लड़ाके अफगानिस्तान में ये माना जाता है कि जो वहाँ पे ट्राइबल सारी जो पॉपुलेशन है, जो अलग अलग जो है ट्राइब्स में बटी हुई है, वो हमेशा से लड़ाके रहे हैं और उनके लिए काम ही वो है। वो जब वो शांति में भी वो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो दूसरी बात, आसिम मुनीर की जो बात हो रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिम मुनीर बहुत पावरफुल इस वक्त हैं। देखिए, पाकिस्तान में जितने लोग भी पाकिस्तान को जानते हैं, वहाँ पे होके आए हैं, वो ये मानते हैं कि वहाँ पर आर्मी ही सब कुछ है। एयरफोर्स और नेवी जो है वो बहुत, ऐसा नहीं था कि उनकी बहुत चलती, वो बहुत सपोर्ट रोल में है। अब इसने सब कुछ ले लिया है। आर्मी को भी, आर्मी के जरिए उसने नेवी भी ले लिया और एयरफोर्स को भी ले लिया। और जब तक उसके कमांडर्स उसके साथ हैं, जो आर्मी कमांडर्स उसके साथ हैं, तब तक आसिम मुनीर को कोई नहीं ला पाए। सर, मैं ब्रेक का समय हो गया, लेकिन वो एक जल्दी से वो छोटी सी रिपोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, वो दर्शकों को पता लगे क्या हालत है इस वक्त अफगानिस्तान ने जो ट्रेड बंद किया है उसके बाद। सुना दीजिए एक बार। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए बंद होने की वजह से चिन्योट में भी फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तजा। अफगान बॉर्डर जो है वो ट्रेड के लिए बंद होने के बाद से चिन्योट में भी फ्रूट की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए सुंदरखानी अंगूर की, तो 400 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला सुंदरखानी अंगूर जो है उसकी कीमत इस वक्त 1500 रुपए किलो के करीब तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से बदाना अनार भी चिन्योट में तकरीबन नायाब हो चुका है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा है? अफगानिस्तान का जो उनसे बॉर्डर बंद है, इसकी वजह से नायाब होया हुआ है, अंगूर आ नहीं रहा है। जिन मालिकों के पास बड़ा वो अपनी रेट से बेच रहे हैं। 1000-1200 रुपए किलो तकरीबन हमारी मंडी की खरीदारी बढ़ी। बदाने अनार की बात करें, ये भी अफगानिस्तान था, ये सारे बॉर्डर बंद है, इसकी वजह से ना इसके रेट डबल हुए हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ गया है। सोमवार को भारत ने बताया कि वो अमेरिका से पहली बार एलपीजी खरीदने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का, बंद करने का दबाव बना रहे थे या कम करने को कह रहे थे, और वो चाहते थे कि आप हमसे लीजिए, आपको गैस खरीदना है, ऑयल खरीदना है, हमसे लीजिए। कल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसकी घोषणा की कि सरकारी क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं वो अमेरिका के खाड़ी तट से 2026 के कैलेंडर ईयर के लिए करीब 22 लाख टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात का 1 साल का अनुबंध करने जा रही है। उसको कर दिया है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यह भारत के कुल एनुअल एलपीजी आयात का लगभग 10% है। मतलब हमें जितनी लिक्विड गैस की जरूरत होती है उसका 10% अब हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, जो हम कहीं और से खरीदा करते थे। पेट्रोलियम मंत्री ने तो इसको उपलब्धि बताया और कहा यह ऐतिहासिक करार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता एलपीजी बाजार, मतलब भारत, वो अमेरिका के लिए खुल गया है। खुल गया है या खुलवाया गया है या हमने खोला है। अब एक तरफ अमेरिका के साथ हमारा एक नया ट्रेड शुरू हुआ, बड़ा बिजनेस दे रहे हैं हम अमेरिका को, यूं ही समझिए ना, हम उसको व्यापार दे रहे हैं 12,000 करोड़ का। 12,000 करोड़ का। वहीं रूस पर भारत ने क्रूड ऑयल की निर्भरता भी कम करना शुरू कर दिया है, इसके आंकड़े आने लगे हैं।
आधिकारिक तौर पर तो भारत ने यह कहा है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से भी जहां से जरूरी होगा वहां से वो तेल खरीदेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की रिफाइनरियों ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में कमी लानी शुरू कर दी है। 2 साल से रूस भारत की सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता की लिस्ट में नंबर 1 था। नंबर 1, सबसे ज्यादा तेल हम उससे लेते थे। इसके बाद सऊदी अरब, फिर इराक, फिर यूएई, ये आते थे। अब लेकिन हिंदुस्तान ने रूस पर अपनी निर्भरता ऐसे वक्त में यह कम की है जब ट्रंप ने अब चेतावनी दी है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनका प्रशासन और रिपब्लिकन सांसद ये मॉस्को को, मतलब रूस को निशाना बनाकर एक कड़े कानून बनाने जा रहे हैं। इनके एक सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, इन्होंने एक विधेयक पेश किया है अपनी पार्लियामेंट में, और उसमें क्या है क्लॉज कि रूस से जो लोग तेल खरीदते हैं और उस तेल को रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचते हैं, जो हम भी करते थे, ऐसे देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इस बिल की बड़ी चर्चा थी कि ये बिल कोई लाना चाहता है, ट्रंप ने कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब तो ये बिल पेश हो गया है पार्लियामेंट में उनकी, अब और ट्रंप ने कहा है कि हम इसके साथ हैं। अब अगर ये पास हो जाएगा तो मतलब भारत को ये जो रिफाइंड रूस का तेल लेकर रिफाइंड करके बेचना, ये फिर हमको जो है बहुत महंगा पड़ने वाला है। और उनकी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसमें सर्वसम्मति से इस बिल पर जो है एक सहमति हो गई है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, अब हम गैस खरीद रहे हैं अमेरिका से 12,000 करोड़ सर ने बताया, और रूस से हमारा इंपोर्ट क्रूड का कम होता जा रहा है। और जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे उसमें ये खाड़ी देश जो थे, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, इनसे ये एक बार फिर से उस लिस्ट में ऊपर जा रहे हैं हमारे आपूर्तिकर्ताओं में। सर मतलब ये कोई समझौता हुआ ऐसा लग रहा है अमेरिका और हमारा? समझौते का पता नहीं, मतलब तो आपको समझ ही आ गया होगा। यहाँ बता दीजिए ना कि क्या हुआ क्या नहीं। समझौता तो हुआ ही है एलपीजी को लेकर, ये जितना आपने बताया 12,000 करोड़ रुपए का किया जा रहा है, 10% उसकी हमारी जो जरूरत है उसका। आपको लग रहा है हम दबाव में कर रहे हैं? खुश बहुत हुआ होगा, मोगाम्बो एक फिल्म में होता था ना, तो वैसा ही ये केस है। और आप इसका दूसरा हिस्सा भी देखिए ना कि आपने रशिया के साथ भी उसको, जिसको लेकर आप लगातार खड़े हुए थे, वहाँ से आपने आपूर्ति कम की है, ठीक है। क्योंकि अब ये जब ट्रंप के आने की यहाँ पर एक वो बन रहा है, व्यवस्था बन रही है, संभावना बन रही है, तो उसमें आपको ये करना ही है। लगातार ऐसा होता है कि जिस तरह से काम चलता है, एक नेशन हेड और खासतौर से ट्रंप वहाँ से हिंदुस्तान आ रहे हैं, और हमारी टैरिफ को लेकर और ट्रंप के साथ जो डील होने वाली है उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। इसको आज आप ये खबर के तौर पे दे रहे हैं, शायद आपको याद होगा कि हम लोगों ने चर्चा की थी 1 महीने पहले कि जो प्राइवेट कंपनी, इसके बाद डोभाल वाली खबर लगा दो, जो अमेरिका के साथ बिल्कुल जो ऑयल ले रही हैं, वो उन्होंने पहले ही कमी कर दी थी। अब सरकारी स्तर पर भी इसको कम कर दिया गया है ताकि ट्रंप साहब थोड़ा सा बेहतर। ट्रंप जो हमसे चाह रहे थे कि हम बिल्कुल बंद कर दें रूस से तेल का व्यापार, वो हम धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं, उसके नहीं, हम तो अपनी चिंता कर रहे हैं कि हमारे साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर क्या हो रहा है। और आप सोचिए, इसको केवल रूस के साथ, अमेरिका के साथ जोड़ के मत देखिए। जब हम एससीओ की बैठक में जाते हैं तो हम उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले भी हम ये करते हैं कि चाइना के साथ जो इतने लंबे समय से हमारी भारत के हवाई जहाज की जो सर्विसेज है, एयर सर्विसेज है, वो बंद थी, वो हमने चालू कर दिया। तो वो एक तरीका। और आपको भाई, आपको देखिए, हमें सबके साथ चलना ही है ना आपको। ये तो गिव एंड टेक होता है। आप हमें चाहिए रूस के अमेरिका के साथ एक व्यापार डील, जो हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कह रहे हैं। अब भाई उसमें कुछ हमें उसका मानना पड़ेगा, कुछ वो हमारा मानेगा। तो भाई ये तो होता ही है। अब ये तो जब पूरी डील हो जाएगी उसके बाद बैठ करके ये हम लोग बहस कर सकते हैं कि कौन मुनाफे में रहा, कौन नुकसान में रहा। लेकिन सर देखिए, ये सब है कि रूस, इससे आपको क्या लग रहा होगा अगर हमने रूस का साथ छोड़ दिया, क्या हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे? ऐसा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने ही पहले हफ्ते में भारत का दौरा करने वाले हैं। 5 दिसंबर। और पुतिन के दौरे से पहले उनके एक खास सहयोगी निकोल पात्रुशेव ये भारत आए और इन्होंने मुलाकात की हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से। वो पिक्चर्स हैं तो दे दीजिए स्क्रीन पर। और दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है। खास तौर पर ये बातचीत जो है और इनकी पत्रुशेव की जो मुलाकात है, ये पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी हुई है। 5 दिसंबर के आसपास उनको भारत आना है। अब ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो मॉस्को गए हुए हैं और एससीओ की बैठक में वो वहाँ पर जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के सर्गेई लावरोव, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। अब इसमें ये सारी चर्चाएं होंगी ही। अब ये तो कभी नहीं पता चलेगा कि क्या अंदर मिलके क्या बात करते हैं।
रूस हो हम सोचता रूस को समझाएं कि भाई क्यों हमको जो है हाँ दूसरे देशों की तरफ भी अब देखना पड़ रहा है, जो तेल हम आपसे ले रहे थे वो हम थोड़ा कम करेंगे, तो यही और रास्ते निकाले जा सकते हैं। डिप्लोमेसी होती है क्या, इसी के लिए तो डिप्लोमेसी होती है। और ये जो आप कह रहे हैं एससीओ की बैठक के लिए गए हैं हमारे विदेश मंत्री, वो तो ठीक है, एक औपचारिक कारण है, लेकिन जब पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो उसके लिए भी एक पूरा ऐसा नहीं है कि हमने पुतिन को नाराज कर दिया या रशिया से दोस्ती में हम कुछ कमी ला रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं अपने आप। देखिए बिल की बात कर रहे थे हम, जो यूएस में चल रहा है बात के इतने % टैरिफ लगाएंगे, तो यूएस जो है यूरोप का क्या करेगा, यूरोप पे टैरिफ लगाएगा। यूरोप का बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, यूरोप बहुत ज्यादा जो है रशियन एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अरे हमने बताया था अभी, वो हंगरी के राष्ट्रपति गए थे, वो रूस से सीधे गैस खरीदते हैं, तो उनको एग्जेम्पशन दे दिया ट्रंप ने। खरी बात। दूसरा देखिए ये भी बात है कि अभी अगर अक्टूबर की हम बात करें तो भारत का जो व्यापार है यूएस के साथ वो 14.5% बढ़ गया है, टैरिफ वैरिफ के बाद जो बढ़ गया है। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है। टैरिफ बढ़ा दिया और व्यापार भी बढ़ गया। और जो बात हो रही है, जो भारत और रूस जो यूएस के बीच में समझौते होने हैं, उसमें हम उनके सोयाबीन खरीदेंगे, उनका मेज खरीदेंगे, उनके ये भी बात हो रही है कि दूध छोड़कर, जो लिक्विड मिल्क छोड़कर हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है खरीदेंगे। तो ऐसे में ये तो पीछे हट रहे हैं हम नेचुरली, ये बातें वही मैं चाहूंगा ये सब जब डिटेल्स आ जाएंगी सर, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तब बात होगी। एक बार एग्रीमेंट हो तो जाए, भी तो एग्रीमेंट का मसौदा भी नहीं आया, किसी को नहीं पता उसके अंदर क्या है। एक तो एग्रीमेंट का मसौदा नहीं है, और दूसरा कम से कम इस जो एलपीजी की डील पर है वो थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए। 10% के आसपास की बात है, और हमने कई बार देखा है, चाहे वो मध्य पूर्व की क्राइसिस हो या फिर रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हो, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर फर्क पड़ता है। हम ऐसे देश के तौर पर हैं जहां बड़ी तेजी में ये डिमांड ग्रो हो रही है। 10% हमने अभी ये किया है, उसका सीधा सा मतलब हुआ टाइमली हम जिसको कहते हैं ना कि हेज कर लेना या डाइवर्सिफाई कर लेना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, इसको ऐसे देखना चाहिए। और इसमें अगर अमेरिका के साथ आप जो ट्रेड डील करने वाले हैं उसमें भी कुछ शामिल हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसको ऐसे कतई नहीं देखता कि रशिया से रोक के और हम अमेरिका से ले रहे हैं। एक्चुअली दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों की बैलेंसिंग अलग है। रशिया से हम क्रूड लेते हैं, से कच्चा तेल लेते हैं, इनसे ये हम गैस ले रहे हैं, और दोनों के बीच में जो हमारा मतलब एक तरह से कहें कि हम एक मार्केट से उठकर दूसरे मार्केट जा रहे हैं। अभी तक हम लगभग पूरा का पूरा मध्य पूर्व पर थे, जो बार बार मुश्किल हुई, रेड सी वाली क्राइसिस हुई थी, ये भी रशिया यूक्रेन तो होता ही है। तो हमारे लिए ये एक बहुत टाइमली डील है और हम कर रहे हैं। रशिया से तेल खरीदना हमने बिल्कुल बंद नहीं कर दिया है, अभी भी ले रहे हैं। नहीं, वो बंद होगा भी नहीं। ट्रंप बस ये चाहते हैं कि एक संदेश जरूर चला जाए कि भारत थोड़ा सा दबता हुआ या पीछे जाता। ये सब हो किस लिए रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई रुक जाए? यही मतलब है कि यूक्रेन की लड़ाई रुके किसी तरीके से, रूस के पास पैसे नहीं होंगे तो हथियार नहीं ले पाएगा। अब ट्रंप एक तरफ ट्रंप से लेकर यूरोपियन देशों तक की तरफ से लगातार रूस यूक्रेन की वॉर को रुकवाने की तमाम कोशिशों का ढिंढोरा पीटा जाता है। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस यूक्रेन को राफेल जेट्स देगा, जो हमारे पास भी हैं। यूक्रेन ने फ्रांस के साथ 10 साल में 100 राफेल जेट्स लेने का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है। इस सौदे में एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, बॉम्ब्स भी होंगे, ड्रोन्स भी होंगी, मिसाइल्स भी होंगी। इस खरीद को यूरोप में जमा रूस के पैसे से फंड करने की योजना है। एक्चुअली रशिया के बाहर जो रशिया के सॉवरेन फंड्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो सब सीज कर लिए हैं यूरोप ने और अमेरिका ने। अब उसी पैसे से उसी को बेचेंगे, उसी का पैसा लेंगे और उसी पैसे से ये यूक्रेन को 100 राफेल जेट्स जो हैं वो देने वाले हैं। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस और ब्रिटेन 30 देशों का गठबंधन बनाने का भी एक प्लान बना रहा है। राफेल जेट्स यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेसिटी को और मजबूत करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह सौदा सिर्फ जेट्स तक सीमित नहीं होगा, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे और तमाम और चीज़ें भी होंगी। ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक से नहीं बेचे जाएंगे, इन्हें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी सेना को फिर से खड़ा करने के लिए 100 जेट्स तो कम से कम चाहिए। अब सवाल ये है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि यूक्रेन को राफेल देना ये युद्ध खत्म कराने की कोशिश है या युद्ध को बढ़ाने के लिए आप एक आदमी को और ताकतवर बनाएंगे तो लड़ हम तेरे साथ। शुद्ध बिजनेस है सर, ये शुद्ध व्यवसाय है। फ्रांस राफेल बेच के पैसा बनाएगा ना, फ्रांस राफेल बेचेगा तो पैसा लेगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो जो रशिया का बाहर सॉवरेन फंड है उससे वो पैसा ले लेगा, तो फ्रांस को तो बिजनेस मिल रहा है
और वो ये कोशिश, फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि भाई राफेल जाएगा तो यूक्रेन बहुत बेहतर तरीके से युद्ध लड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद, ये जो समझौता हुआ, इसके बाद रशिया और तेज आक्रमण करेगा यूक्रेन के ऊपर, और वो स्थिति जब तक आएगी कि वो नए राफेल प्लेन बनाकर यूक्रेन को सप्लाई करेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि आधा हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा। और अभी जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ, जेलेंस्की के खिलाफ जो करप्शन के जो चार्जेस लगे और जो विरोध वहां पर तेजी से बढ़ा है, कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो गया उन्हें अपने देश के अंदर संभालना। और जनता कह रही है कि भाई इतने साल से युद्ध लड़ रहे हो, या तो आप जीतो या समझौते की टेबल पे बैठो। ऐसा देश कब तक चलेगा कि इतनी ठंड आ गई है कि ऊर्जा की वहां बिजली नहीं है, लोग ठंड से वहां मर रहे हैं, लोगों को सारे ऊर्जा संयंत्र पे रशिया हमला कर रहा है, 12-12 घंटे बिजली नहीं है, इतने -20 और -20 डिग्री टेम्परेचर में, तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यूक्रेन के लिए आसान नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से ब्रिटेन ने और फ्रांस ने कहा है, ये युद्ध को भड़काने वाली बात है। जहां ट्रंप युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां फ्रांस और ब्रिटेन इस तरीके से बयान देकर उस तरीके से मदद करके इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कल सर एक वीडियो रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यूक्रेन के एक परिवार का हाल बताया जा रहा था। एक्चुअली क्या है, रशिया ने पिछले साल, अभी 4 साल हो गए लड़ाई को, तो 3 साल तक वो क्या करता रहा कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर वो जो है ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स पर जो है वो हमले करता था, इनके पावर हाउसेस वगैरह पर, कि भाई बिजली चली जाए। उसने तब तक कभी इनकी गैस सप्लाई पर हमला नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो गैस सप्लाई है उसकी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर ही यूरोप को जाती थी, और तब तक ये व्यापार चलता था उसका। अब वो व्यापार कर दिया यूरोप ने बंद, तो अब उस पाइपलाइन का कोई मतलब नहीं है। अब वो उसी पाइपलाइन से इनकी भी गैस की आपूर्ति होती है यूक्रेन की, अब वो वहाँ हमले कर रहा है। तो अब वो मैं फैमिली को देख रहा था, उसमें 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा जब पहले बिजली जाती थी, और बिजली अक्सर चली जाती थी, कई कई दिन भी नहीं आती थी, तो हम पोर्टेबल, हमारे पास वो होते थे लैंप वगैरह, उससे हम लोग काम करते थे, लेकिन गैस ऑन रहती थी तो हीट रहती थी घर के अंदर। और वो जब हमारे डिस्चार्ज हो जाते थे तो हम किसी मॉल में चले जाते थे, वहाँ जाके दोबारा चार्ज कर लेते थे। लेकिन हम बिजली के बिना रहना सीख गए हैं, हम गैस के बिना नहीं रह सकते। ठंड में, नवंबर दिसंबर में दिल्ली में तापमान जो है 9-10 डिग्री चला जाता है, वहाँ तो माइनस में चला गया है। कल तो वहाँ तो दिल्ली में देखिए तो वहाँ तो माइनस में कह रहे हैं हम बिना गैस के नहीं रह पाएंगे, और अब गैस पे ही बम मार रहे हैं पुतिन। अब दुनिया की एक और अजीबोगरीब खबर जान लीजिए आप। 7 साल के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये अमेरिका के दौरे पर हैं। हम तानाशाह राजा ऐसे हम किसी सब कहते हैं ना दुनिया में, असली राजा लोग यही हैं, यही राजा ही यही है, जो कह दिया कर्म से वो फरमान है इनका। क्राउन प्रिंस के दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। ट्रंप ने मेहमान नवाजी से पहले ही मोहम्मद बिन सलमान पर तोहफों की बरसात कर दी। ट्रंप ने कहा कि अब वो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को देंगे। अभी तक अमेरिका यूरोप के कुछ सहयोगी देशों को ही F-35 जेट्स देता है। ट्रंप ने सऊदी अरब को एक महान देश बताया, क्राउन प्रिंस को एक बेहतरीन सहयोगी बताया। सऊदी अरब लंबे वक्त से चाह रहा था कि उसको ये फाइटर जेट्स मिले, क्योंकि उसके वहाँ उस दुश्मन कौन है, एक तो यमन की हुतियों से इनकी लड़ाई चलती है, ईरान से इनको थोड़ा डर रहता है, और अब इजराइल से भी सब डरते हैं, क्योंकि इजराइल ने कतर के ऊपर भी मिसाइल मार दी थी। लेकिन ये कहा जा रहा था, ट्रंप ने इसकी मंजूरी तो दे दी है। मंजूरी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बावजूद आई। क्या था इस रिपोर्ट में? इसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये चेतावनी दी गई थी कि अगर ये डील होती है तो इसका फायदा चीन को हो सकता है। ये जो आप यूएई भी इनसे F-35 चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है, सऊदी अरब को ये देने वाले हैं। इनको खतरा ये है यूएस के ऑफिशियल्स को कि इनके जरिए, क्योंकि इनके चीन से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये F-35 की टेक्नोलॉजी चाइना को दे सकते हैं। चाइना इसको चोरी कर सकता है, सबवर्जन के जरिए ये तकनीक चाइना तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद ट्रंप सऊदी अरब को जहाज दे रहे हैं। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Qatar? Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. You're going to They sell want to the buy. They've been a F-35s? great ally. They've got to like us very much. अच्छा, आपको मालूम है ये 7 साल के बाद क्यों आए हैं? क्योंकि 7 साल पहले इनके ऊपर, इन्हीं व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के एक कॉलमनिस्ट थे कमाल खशोगी, उनकी हत्या करवाई थी, और उसका ऑर्डर इन्होंने दिया था। और वो हत्या आप जानते हैं कहाँ हुई थी? वो हुई थी तुर्की में, सऊदी अरब के दूतावास के अंदर, और फिर उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो बहुत तहलका मचा था, और इनको पूरी दुनिया में बॉयकॉट कर दिया गया था।
इसलिए ये 7 साल तक आ नहीं पाए। उसके बावजूद इस सऊदी अरब पर इतने मेहरबान जो हैं आपको इस वक्त ट्रंप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, ये तो खैर अमेरिका, उसकी पोल पट्टी जिस तरह से खुली है पिछले कुछ दिनों में, भाई वो सीरिया का शासक जिसको आतंकवादी बताकर जाने कितने बिलियन डॉलर का रिवॉर्ड रखा हुआ था, और उसके साथ वो ओवल में पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारी एक ही बीवी है कि और ज्यादा है, बताओ जरा, मौज लगा रहे हैं। तो मतलब इत्र भी लगा रहे थे। तो अमेरिका पूरी तरह से जो ट्रेड है उसके अलावा कुछ जानता नहीं। पहले वो दबे छिपे करता था, पहले वो कुछ आवरण थे, कुछ थोड़ा सा कुछ चीजों को रखता था कि भाई यहां नहीं करेंगे। अब ट्रंप को लगता है कि वो जो एक उन्होंने दे दिया 4 अक्षरों का ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अब उनके गले की बन गया है हड्डी। चूंकि अमेरिका तो ग्रेट बन नहीं पा रहा है, उनको लग रहा है कि इस तरह की डील्स के जरिए हम अमेरिका को ग्रेट बना लेंगे। और एक बात और कही जा रही कि अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हमको बेचे चाहे वो सऊदी को बेचे, उसके पास एक तो पैसे चाहिए उसको, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। दूसरा, उसकी जो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ठप सी पड़ती दिख रही है। अब और ऑप्शन बहुत हो गए ना, अलग अलग देशों के पास अब ऑप्शन हो गए। पहले अमेरिका और रशिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो वो भी एक बड़ी वजह है जिससे इनको लगता है कि इस तरह के सौदे होते रहने। पर एक खबर मैं स्पेशली इस पर आज बात करना चाह रहा था, समय कम है फिर भी हम खबर ले लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर से 7-7 साल की सजा हो गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको फर्जी पैन कार्ड के मामले में दोषी करार दिया। इनके पास 2 पैन कार्ड हैं, ऐसा इन्होंने, और अब इन्होंने अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाए। मामला दरअसल ये है। और एक पैन कार्ड था, फिर दूसरा पैन कार्ड इनको इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि उसके वो देना था इनको बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए एफिडेविट देने में, और उनके बताया जाता है कि आयु कम थी, तो कहीं से जो है आयु का सर्टिफिकेट जुगाड़ा गया, फिर उसका पैन कार्ड बनवाया गया जिसमें वो आयु दर्ज हुई। ये सारा मामला था, इसमें इनको सजा हुई है। और फैसले के तुरंत बाद दोनों को, पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, और फिर उनको 1 किलोमीटर दूरी गाड़ी से रामपुर जेल में ले जाया गया। 50-50 हज़ार रुपए का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान पुलिस की बोलेरो गाड़ी से जेल के बाहर उतरे तो एक हाथ में चश्मे का केस था, 2 पैकेट बिस्कुट में थे। ये आदमी वो था जो कभी यूपी का नंबर 2 था। फिर अब्दुल्ला इनके बेटे उतरे, उसके हाथ खाली थे। आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जेल के मेन गेट तक पहुंचा, और जेल में दाखिल होने से पहले आजम खान ने कहा, अदालत का फैसला है, कुछ सोच समझ के दिया होगा। तुम्हें कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। इस पर रिएक्ट किया अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बहुत बुरे अंत की ओर जाते हैं, सब देख रहे हैं। ये उन्होंने कहा इनके लिए। खैर 2 बार मुलाकात भी हो गई थी इनकी, 2 अलग अलग पीरियड्स में, बीच में कुछ महीने के लिए बाहर आए थे। 4 साल जेल काट चुके हैं, अब ये 7 साल की सजा और है। 100 मुकदमे अभी बाकी हैं आजम खान के ऊपर जिनमें कार्रवाई चल रही है। आजम खान की एक दिन तो सबको जाना है, बची हुई जिंदगी सारी क्या जेल में बीतने वाली है, इस वक्त सवाल है। आपकी इजाजत हो तो यूपी से हैं इनके कमेंट ले लें त्रिपाठी जी। क्या आजम खान टारगेट हो रहे हैं? नहीं, टारगेट हो रहे हैं कह सकते हैं, या इतने उन्होंने जो अपने धतकर्म किए हैं कि उसका सबका कर्म फल मिलना तय है। अब ये सब चीजें सामान्य लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आप, चलो एक बार आपने कोई भी उम्र बता दी, कोई भी उम्र हो, और पहले होता था एक जमाने में कि भारत में सभी की उम्र थोड़ी छोटी बड़ी होती थी, वो कोई इरादतन नहीं होता था। लेकिन जब आप इरादतन कर रहे हैं, 2-2 पैन कार्ड बना रहे हैं, 2-2 बार जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं, और वो सीधा सीधा एक उसका मोटिव होता है। कई बार होता है ना कि ठीक है किसी ने कर दिया, गलती से हो गया। अभी मैं सुन रहा था किसी ने कहा कि भाई सबके पास 2-2 पैन कार्ड होते हैं। भाई पैन कार्ड तो 2 नहीं होते, नहीं हो सकते, मतलब क्राइम है, पैन कार्ड नहीं होता है। और ये बहुत क्लियर कट है कि पैन कार्ड 2 होने का मतलब कि आप फ्रॉड हैं, आप अपराधी हैं, आप कोई न कोई गड़बड़ बड़ी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको इस तरह से, हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि योगी राज में जी जो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं, और कई बार ये लगता है कि योगी राज में किसी के साथ भी रियायत नहीं होती है। इसको आप यूं भी देख सकते हैं, रियायत तो बिल्कुल रियायत नहीं होती।
नहीं, क्या अब ये जेल का चंगुल पीछे से नहीं हटने वाला है इनके? मुझे लगता है आजम जेल में रहने वाले हैं। आजम आजीवन जेल रहेंगे? हाँ, आजीवन जेल में रहेंगे। इतने मामले चल रहे हैं, उस तरह का सा मामला है, और अभी तो 4 मामले और उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा आजम खान का अब छूट के आना तमाम मामलों को लेकर। हालांकि 7 साल की सजा भी अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बचने की संभावना कम है आजम खान का। अब मुझे लगता है ऐसे मामलों में तो बेल हो जाया करती है, हो जाएगी, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर। लेकिन तमाम मामले अभी चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अकेला मामला है कि आजम खान इसमें बेल ले लेंगे तो बच जाएंगे। तमाम मामले चल रहे हैं अभी, तो आजम खान के बुरे दिन अभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये कथी जानकारी उत्तर प्रदेश की। आज समय इतना ही सर, बहुत धन्यवाद समीर जी, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।